Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm Vanya Narain, the IGKO, that's International GK Olympiad Educationist for grade 9th. As you can see over here, आज का जो हमारा टॉपिक है शॉर्टी नोट सीरीज करने वाले हैं हम। और शॉर्टी नोट सीरीज में ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे कि आपको मालूम है शॉर्टी नोट सीरीज जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम दो चीज़ें होती हैं। मैं बार बार यही बताती हूँ, हमेशा लगता होगा ना मैम एक बात बताती है, इसलिए बताती हूँ ना कि कुछ नए बच्चे भी हो सकते हैं जिनको नहीं पता हो कंसेप्ट, तो आप लोग समझते नहीं है बात को, इस वजह से थोड़ा सा रिपीट करना पड़ता है। तो होता क्या है बेसिकली शॉर्टी नोट सीरीज में कि हम दो चीज़ें लेते हैं, या तो हम कोई सा कंटेक्चुअल जीके का टॉपिक लेते हैं, कंटेक्चुअल जीके स्टैटिक जीके का, मतलब कोई चीज़ है जो मालूम है आपको जीके का पार्ट है। जैसे हमने एक तो हमने कौन सा टॉपिक आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रामसर साइट्स कर रही हूँ, ठीक है, अगर अलग अलग रामसर साइट्स में कर रही हूँ डिस्कशन, तो क्या है स्टैटिक जीके का हिस्सा है। अब अगर उसमें मैं कर रही हूँ कि न्यूली एडेड रामसर साइट्स जो हैं उस पर अगर हम टॉपिक कर रहे हैं या न्यूली ऐड हुई हैं, जैसे आपको मालूम है रामसर साइट्स, अगर हम उस पर काम कर रहे हैं तो फिर वो काहे का हो जाएगा, वो कंटेक्चुअल करंट अफेयर्स का टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। तो शॉर्टी नोट सीरीज में हम दोनों ही काम कर सकते हैं, या तो हम वाई इन न्यूज़ वाले टॉपिक करते हैं जो कि कंटेक्चुअल करंट अफेयर्स का होते हैं, या फिर हम सीधे सीधे क्या करते हैं कोई भी स्टैटिक जीके का टॉपिक उठा लेते हैं। जैसे क्या, अगर हम नॉर्मली बात करते हैं, अगर मैं इंडो चाइना के जो रिलेशन है उसकी बात कर रही हूँ तो वो एक स्टैटिक जीके का टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब बेसिकली बात ये है कि हम किसी भी एक टॉपिक को लेते हैं और उसके बारे में हम पूरी जांच पड़ताल तफ्तीश करते हैं, बढ़िया से इन्वेस्टिगेट करते हैं उस टॉपिक को, आगे पीछे ऊपर नीचे का सब कुछ हम उस कॉन्टेक्स्ट में समझ जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ आ गई समझ में। अब इसमें एक और चीज़ क्या होती है कि जब हम शॉर्टी नोट सीरीज लेते हैं, अब कई लोगों को इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है। कई लोग मुझे लिखते हैं और मुझसे कहते हैं कि मैम एग्जामिनेशन आने वाला है तो अपन फोकस सिलेबस पे करते हैं, ठीक है, अपन सिलेबस पे फोकस करते हैं, अभी ये वाली जो चीज़ है ना एक्स्ट्रा वाली चीज़ें अपन बाद में करेंगे। अरे भैया तो सिलेबस का ही हिस्सा है ये, कोई एकदम आउट ऑफ द वे चीज़ नहीं पढ़ाई जा रही है आपको, ठीक है। सबसे सिंपल सी बात समझो कि ये इंग्लिश मैथ साइंस नहीं है बंधु, ये जीके है। इसमें दुनिया में कोई भी आदमी अगर आपको ये समझा रहा है ना, कोई भी टीचर, कोई भी फैकल्टी, कोई भी व्यक्ति अगर आपको ये समझा रहा है कि हमने पूरा सिलेबस कवर कर लिया, तो ये मान लेना कि वो फ्रॉड कर रहा है, ठीक है। पूरा सिलेबस ना आज तक कोई जीके में कंप्लीट कर सका है ना कर सकता है, क्योंकि एवरीथिंग अराउंड यू, एवरीथिंग अंडर द सन, इवन द सन एंड एवरीथिंग अबव इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ क्या, जीके, ठीक है। तो अगर खासकर आईजीकेओ का एक बात समझ लो बहुत सिंपल सी, कि जो आपके डिवीजन दिए गए हैं वो कैसे दिए गए हैं, आपको मालूम है ना कि आपको जो सिलेबस दिया गया है वो कैसे दिया गया है, कितना वाइड सिलेबस दिया गया है आपको, प्लांट एंड एनिमल्स, एनवायरनमेंट, सोशल स्टडीज़, बुक्स एंड लिटरेचर। भैया तो इसमें आप कैसे पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो हम कैसे वर्क करते हैं, हम वो चीज़ें पढ़ते हैं जो हमें लगता है कि आईजीकेओ के हिसाब से और आपके हिसाब से आ सकती हैं और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हम ऐसे टॉपिक करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हैं, जिनके ऊपर सवाल बन सकते हैं। तो ये जो टॉपिक हम शॉर्टी नोट सीरीज़ में करते हैं ये वही टॉपिक हैं। तो अगर कहीं से कोई मिसकंसेप्शन है कि ये जो है ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो उसको दिमाग से निकाल दो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ कि आईजीकेओ का एग्जाम भरा है, आप लोगों ने फॉर्म भरा है, आईजीकेओ में अपियर होने की बात कर रहे हो, तो मैं ये मान के चलती हूँ, ये अज्यूम्ड फैक्ट है कि आप लोगों को जीके में इंटरेस्ट होगा, है ना, क्योंकि ये कोई कंपलसरी एग्जाम नहीं है, ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसको आपको बिल्कुल आपको देना ही है वरना आप एकदम जो है फेल हो जाएंगे या घर वाले जो है गुस्सा हो जाएंगे। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, आपने अपनी मर्जी से भरा है, राइट। तो इट मीन्स दैट यू आर इंटरेस्टेड इन जीके, फर्स्ट थिंग। नाउ सॉरी, नाउ अनदर थिंग इज़ कि आपको मालूम है कि मैग्नेट ब्रेन्स में जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम कैसी पढ़ाई करते हैं, हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। कोई आपसे कोई पैकेज नहीं मांगा जाता, कोई आपसे सब्सक्रिप्शन नहीं बोला जाता, आपसे क्या बोला जाता है कि भैया पढ़ाई करनी है तो पूरी कर लो, है ना। मतलब ऐसी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं होता बच्चों जिसकी पढ़ाई आपको लगता है कि एक एग्जाम में दे के ख़त्म हो गई, उसके बाद इतना कोई लेना देना नहीं है। खासकर जीके में तो ये काम बिल्कुल ही नहीं हो सकता। जो चीज़ अपन रट्टाफिकेशन कर लेते हैं ना बाकी सब्जेक्ट्स के साथ, वो जीके में अपन नहीं कर सकते। अपन को थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा तभी कर सकते हैं। और सिंपल सी चीज़ ना, कुछ नहीं खरीदना है, ना पैकेज लेना है, ना पैसे भरने, सिर्फ पढ़ाई करनी है। एक ही तो काम है अपना, वो अपन बढ़िया से करेंगे। कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए हैं। अब मुझे कोई भी कहीं पे भी किसी को ये कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा कि एग्जाम आने वाला है तो फिर अपन ये शॉर्टी नोट सीरीज़ क्यों कर रहे हैं। अपने कॉन्सेप्ट भी जो है वो साथ में चल रहे हैं, उनके वीडियोज़ अलग से आते हैं तो वो भी देखते हुए चलो, ये भी देखते हुए चलो। ये सब कुछ जो है ये मिल के आपके आईजीकेओ का सिलेबस बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ का टॉपिक जैसे पढ़ पा रहे हो, 5 इयर्स किसकी बात हो रही है, जीएसटी की। आपको मालूम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी, ये बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है।
5 साल इसके कंप्लीट हुए हैं। इसी के उपलक्ष्य में हम ये बात करने वाले हैं। 5 साल कंप्लीट भी कब हुए हैं इसके, जब आपको मालूम है आज़ादी का अमृत महोत्सव हमने बनाया है, मतलब 75 वर्ष भारत की आज़ादी को पूरे हुए हैं। ठीक है, तो उसके साथ आप मान सकते हैं कि कोइंसाइड हम किसको कर सकते हैं। 2017 में स्टार्ट हुआ था, 2022 में चल रहा है। ठीक है, अब इसमें एक और बात मैं आपको बता दूं कि कई बार मैंने कई लोगों को सुना है, जो क्वेश्चंस बन सकते हैं अपन उसके लिहाज से भी समझने की कोशिश करते हैं, कि कई लोगों को मैंने सुना है बोलते हुए कि जीएसटी उनको लगता है कि मोदी सरकार लाई है जीएसटी, ठीक है, मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे आया है, तो उन्होंने सोचा या उनके इकोनॉमिस्ट ने सोचा है। ठीक है, अब जो पढ़े लिखे लोग हैं, आप जैसे बच्चे हैं जो कि बहुत होशियार हैं, जो सब पढ़ चुके हैं, तो उनको तो ये बात मालूम है कि भैया ये जो है ये ऑलरेडी 160 कंट्री में एप्लीकेबल है। ठीक है, 160 कंट्रीज़ में एप्लीकेबल है, और ये मलेशिया की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उनके द्वारा दिए गए आंकड़े हैं। ठीक है, मतलब मलेशियन गवर्नमेंट के द्वारा दिए हुए आंकड़े हैं। उन्होंने इसके बारे में स्टडी किया, शोध किया, तो उन्होंने कहा कि पहले तकरीबन जो आंकड़े माने जा रहे थे वो 140-45 थे, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, 160 कंट्रीज़ में अप्लाइड है अभी आज की डेट में हालिया जीएसटी। ठीक है, और आपको मैं ये बता दूं कि इंडिया में 2017 में जीएसटी आया है, लेकिन 2017 से एप्लीकेबल है, एक्चुअली आया 2016 में था, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें एक और स्टोरी में ट्विस्ट यहाँ पर आता है कि ये सबसे पहले प्रपोज किसने किया था इंडिया में, सबसे पहले प्रपोज किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको आप जानते हैं कि वो बीजेपी के, जिसको आप कहते हैं ना बिल्कुल स्टेट्समैन जो थे, मतलब प्रधानमंत्री थे हमारे पूर्व, जो बहुत ही अपने वक्तव्य के लिए, जो अपने ऑरेटरी स्किल्स के लिए, अपनी सूझबूझ के लिए, अपने पॉलिटिकल एक्यूमेंट के लिए, जिनको स्टेट्समैन का दर्जा दिया गया है, वो अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने सबसे पहले जीएसटी को लाने के बारे में सोचा था। अब उस टाइम पे जो गवर्नर थे, एडवाइजरी पैनल भी उन्होंने बनाया, जिसमें एडवाइजरी पैनल में उस टाइम पे जो गवर्नर थे आरबीआई के, उनको लिया गया, और भी लोगों को लिया गया, बिमल जालान लिए गए उसमें। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो फाइनेंस मिनिस्टर जो उस टाइम पे थे वेस्ट बंगाल के, ठीक है, असीम दास गुप्ता, उनको चेयरमैन बनाया गया कमेटी का, और उनके नेतृत्व में जो है वो जीएसटी के ऊपर पहली बार चर्चा हुई, और वहाँ से बात हुई कि भाई एक देश एक टैक्सेशन सिस्टम लाने की हमको ज़रूरत है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या बात की जाती है, अगर जीएसटी कंसीव किसने किया है, सबसे पहले द थॉट कंसीव किसने किया है, प्रधानमंत्री ने ही किया है, बिल्कुल सही बात है। बीजेपी के द्वारा हुआ था, बीजेपी लेड गवर्नमेंट के द्वारा हुआ था, ये भी बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो मोदी जी नहीं हैं, वो हैं अटल बिहारी वाजपेयी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, वो इसको लाना चाहते थे, और उन्होंने इसको 2000 में प्रपोज किया था। अब समहाउ आपको मालूम है इंडिया में थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो मुश्किल हो जाती हैं, होती हैं। इसमें दो नाम जो और इम्पोर्टेंट आ जाते हैं, वो आ जाता है बिमल जालान का, ठीक है, जिन्होंने जो एडवाइजरी पैनल में थे और जो आरबीआई गवर्नर रहे हैं हमारे। इसमें बिमल जालान, आपको अगर पुराने नोट कभी रखे हो ना, आपके आरबीआई गवर्नर के जो पुराने नोट कभी रखे होंगे पुराने उस टाइम के, तो आप देखिएगा उसमें इनके सिग्नेचर आपको दिखेंगे बिमल जालान के। ठीक है, तो आरबीआई में बिमल जालान, और दूसरा नाम मैंने आपको बताया कौन, असीम दास गुप्ता। असीम दास गुप्ता जो कि कौन थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के। तो ये 2-3 नाम जो हैं, इसमें और भी थे, ऑब्वियसली एडवाइजरी कमेटी थी, एडवाइजरी पैनल था, तो उसमें और भी पूरा संगठन था, लेकिन ये 3 नाम जो हैं वो इंपॉर्टेंट माने जाते हैं जब हम बात करते हैं भारत में जीएसटी की स्थापना की, ठीक है, शुरुआत की। लेकिन उस टाइम पे फिर ये हो नहीं पाया, फिर आपको मालूम है चीज़ें जो हैं वो थोड़ा लंबा टाइम ले लिया, फिर उसके बाद आपको मालूम है चीज़ें जो हैं बदलती चली गई, फिर मनमोहन जी की सरकार आ गई, बहुत सारी चीज़ें जो थी, फिर यूपीआई की सरकार आई, फिर बहुत सारी चीज़ें जो थी परिवर्तन हुआ, बहुत ज़्यादा जो भारत की राजनीति है उसमें बहुत ज़्यादा फेरबदल हुए। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं ये थोड़ी सी रह गई। उसके बाद क्या हुआ कि 2000 के बाद अपन सीधे आ जाते हैं कहाँ पे, अपन आ जाते हैं 2016 में। 2016 में अमेंडमेंट किया गया, अमेंडमेंट बिल आया एक कॉन्स्टिट्यूशन का, 122वां अमेंडमेंट बिल था वो। ठीक है, उसमें बात की गई, उसमें काफ़ी सारी चर्चा की गई, और उसमें ये बात हुई कि अब इसमें जीएसटी की बात लाई गई, जिसमें कहा गया कि भाई अब अपन क्या करते हैं, अपन एक गवर्नमेंट है और उसमें एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए टैक्सेशन में एक गवर्नमेंट एक टैक्सेशन स्कीम जो है वो ले आते हैं।
2016 में आया। 2016 में इस पर काफ़ी सारी चर्चा होती रही, अमेंडमेंट बिल था जो उस पर प्रेषित किया गया पार्लियामेंट में। 2017 में फाइनली इस पर मोहर लग जाती है और 2017 में जो बिल है ये पारित हो जाता है। ठीक है, बिल जो है वो एक्ट का फॉर्म ले लेता है और फाइनली इंडिया में 2017 में क्या आ जाता है, जीएसटी लागू हो जाती है। गवर्निंग बॉडी कौन सी रहती है? अब इस टाइम पे स्टेट में सेंटर में किसकी सरकार है? आपको मालूम है नमो की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। ठीक है, इसमें अगर आप बात करते हैं तो गवर्निंग बॉडी कौन सी होती है? जीएसटी काउंसिल आ जाता है। ठीक है, अब ये कुछ देखने वाली बातें हो गई। जीएसटी काउंसिल जो है इसकी बॉडी मानी जाती है, जो गवर्निंग बॉडी है, जो आज भी है। इसको कैसे, इसका क्या परसेंटेज रहता है, कैसे काम करती है, वो हमें भी डिस्कस करेंगे। 2017, तो 2017 के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो 1 जुलाई 2022 ने मार्क किया, कितने 5 साल हो गए इसको। ठीक है, अब इसमें एक और जो सवाल बनते हैं मैं आपको वो बता दूं कि इसमें सवाल, जैसे मैंने कहा कि जीएसटी 160 कंट्रीज़ में है। सबसे पहले कई बार पूछा जाता है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ में, अगर कुछ हम जनरल नाम समझने की कोशिश करें तो उसमें आपको मालूम है मलेशिया का नाम है, ऑस्ट्रेलिया का नाम है, कनाडा का नाम है, ब्राज़ील का नाम है, वियतनाम का नाम है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सारी कंट्रीज़ का नाम है। कुछ सवाल जो बार बार आते हैं कि क्या चाइना में जीएसटी है, क्या यूएस में जीएसटी है? यूएस में जीएसटी नहीं है। ठीक है, अब दूसरी बात हम ये कर लेते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की जब हम बात करते हैं तो तकरीबन मोटे मोटे तौर पे माना जाता है कि 17 जो टैक्सेशंस थे उनको मिटिगेट करके जीएसटी को लाया गया था। ठीक है, दूसरी बात, इसमें एक जो सवाल अक्सर पूछा जाता है दैट हु इज़ नोन एज अ फादर ऑफ जीएसटी, है ना, फादर ऑफ जीएसटी सिस्टम का किसको माना जाता है? तो इसमें किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं आएगा। अगर हम बात करते हैं फादर ऑफ जीएसटी की, अगर हम बात करते हैं तो आप इसमें समझ लीजिए कि इसमें एक कंट्री का नाम आएगा जिसका नाम है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस में सबसे पहले ये सिस्टम जो है वो लागू किया गया था और ये मैं बात कर रही हूँ हमारे यहाँ 2016 में आया है, फ्रांस में ये 1954 में ये सिस्टम आ गया था। ठीक है, अभी जब हम बात करते हैं तो आपको मालूम है कि हम फ्रांस के जो बनाया गया, फिर फ्रांस के उसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने इसको फॉलो किया। फाइनली 2017 में भारत ने इसको फॉलो किया। अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अच्छा हाँ, इसमें एक और चीज़ है, जैसे मैंने बताया था कि जो अमेंडमेंट एक्ट की मैंने बात की, अमेंडमेंट बिल के तहत के तौर पे, मतलब तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखा जाए तो वो 122nd अमेंडमेंट के तहत उसको बिल को प्रेषित किया गया था, जो कि 2014 में हो गया था। ठीक है, मतलब 2000 में पहली बार दिमाग में आया अटल बिहारी वाजपेयी जी के। उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो बहुत साल उसमें लगे, क्योंकि बीच में सरकारें बदल गई। आपको मालूम है यूपीआई लेड सरकार थी, मनमोहन जी की सरकार थी, तो उसके बाद फिर इसको 2014 में फिर से फ्लोर पे लाया गया। ठीक है, और उस टाइम पे इसमें अमेंडमेंट के तौर पे इसको लाया गया। उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो फिर इस पे चर्चा हुई, काफ़ी सारे डिस्कशंस हुए। 2016 में इसको एक्ट के तौर पे पारित कर दिया गया था, है ना। कंफ्यूजन नहीं होना कि 2000 अलग अलग डेट्स हो रही हैं, कभी 2000 आ जा रहा है, कभी 2017 आ जा रहा है, कभी 122वां अमेंडमेंट आ जा रहा है। तो 122वां अमेंडमेंट जो था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बिल का था। ठीक है, उसके बाद 2016 में जब इसको पास किया गया, 2016 में ये एक्ट बन गया था। ठीक है, जो एप्लीकेशन में आया है वो 2017 से आया है, उसके 5 साल हम गिन रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना। कहीं कहीं गूगल पे अगर ढूंढोगे ना तो अलग अलग जानकारियाँ मिलेंगी, कई बार उससे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। तो कई बार ना गूगल पे भी हर चीज़ जो मिलती है कई बार सही नहीं होती है। ठीक है, तो 2016 में ये एक्ट बना, जो कि 101वां अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, उसके तहत ये पास हुआ और 2017 से ये एप्लीकेबल हुआ। क्लियर हो गया है? ठीक है, अब इसमें भी अगर आप देखते हैं तो एक्ट में किस तरह की कौन सी चीज़ें आएंगी उसके ऊपर चर्चा की गई है। अब देखो, अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है। बेसिकली सबसे बड़ी बात तो हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं कि कॉम्प्रहेंसिव है ना। कॉम्प्रहेंसिव मतलब क्या, कि हमने बहुत सारे जो टैक्सेशंस हैं, अगर आप देखते हैं 17 टैक्सेस जो हैं तकरीबन हमने क्या किए हैं, वो हमने मिटिगेट करके एक टैक्सेशन ले आए हैं हम। ठीक है, मल्टी स्टेज है, अलग अलग स्टेजेस होती हैं इसकी, और अलग अलग इसके आपको मालूम है कि अलग अलग चार्जेस हैं, अलग अलग जीएसटी जो है अलग अलग स्लैब बने हुए हैं, है ना। 4 स्लैब में जीएसटी चलता है, मतलब एक सिंपल एक स्लैब नहीं है, मतलब 5% है, 12% है, 18% है, 28% है, इस तरह के स्लैब बने हुए हैं जीएसटी के। ठीक है, उसको कैसे डिवीजन किया जाता है आपको मालूम है। जब इकोनॉमी अगर आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है तो आगे पढ़ोगे, तो इकोनॉमी का एक बड़ा सिंपल सा फंडा होता है कि कुछ चीज़ें बोली जाती हैं, कुछ होती हैं आपकी क्या, आपकी होती हैं आवश्यकताएं, कुछ आपकी होती हैं ज़रूरतें, और कुछ होती हैं आपके लिए जिसको बोलते हैं विलास की वस्तुएं। ठीक है, जिसको मतलब क्या बोला जाता है, बेसिकली नेसेसिटीज़, वांट्स एंड लग्जरीज। इसमें
आप अपनी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको आप इस तरह से डिवाइड करते हो। नॉर्मल मतलब इकोनॉमिक के टर्म में बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है ये। तो इसको किस तरह से डिवाइड किया जाता है कि जो लग्जरी आइटम्स हैं ऑब्वियसली उन पे ज़्यादा टैक्सेशन लगता है, 18 या 28% लगता है, और जो वांट्स हैं या ज़रूरतें हैं उस पर कम लगता है, उस पर 5% लगता है, या जिसकी बात करते हैं 12% लगता है, ठीक है। एक्सक्यूज़ मी। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही जिसको बोलते हैं आवश्यक हैं, जिसके बिना बिल्कुल ही गुजारा नहीं होगा, जैसे नमक, ठीक है, अगर आप इसकी बात कर लेते हैं, या आप सैनिटरी पैड महिलाओं के लिए अगर आप बात करते हैं, सैनिटरी नैपकिन वगैरह, तो इनके ऊपर जीएसटी नहीं है। हालांकि इसके ऊपर भी चर्चा का विषय है कि इनके ऊपर जीएसटी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है बीच में। इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर बातें भी हुई थी, और बीच में ये भी आया था कि ये भी टैक्सेशन के दायरे में आना चाहिए, कुछ लोगों का कहना था, कुछ का कहना था नहीं आना चाहिए। अब कुछ का जो कहना था वो कुछ जो थे वो कह रहे थे, भाई बुद्धिजीवी लोग, उनका ये कहना था कि भाई महिलाएं जो हैं वो अगर बहुत ही निम्न स्तर पे हैं, या निम्न स्तर पे मतलब अगर जो उनकी आय का स्तर है अगर वो बहुत कम है तो फिर उनको माफ़ी होनी चाहिए, उनको नहीं होना चाहिए। लेकिन जो अच्छे घरों की महिलाएं हैं, जो अच्छी वेल ऑफ फैमिली से हैं, बहुत एजुकेटेड क्लास से हैं, तो उसमें आप टैक्सेशन लगा सकते हैं। अब इस पर बहुत सारी चीज़ें ये भी आई, निकल के उभर के सामने आई कि आप कैसे तय करोगे, या आप ये कैसे तय करोगे कि जो महिला सैनिटरी पैड लेने जा रही है उसको वो किस फैमिली को या किस तरह के इकोनॉमिक स्टैचर को बिलोंग करती है। इसको लेके काफ़ी सारी चर्चा हुई, फिर इसको लेके काफ़ी चर्चा हुई, किसी ने बोला, फिर उस पर बड़ा शोर भी मचा, जिस पे एक कोई एक्ट्रेस थी, उन्होंने बड़ा एक इनसेंसिटिव सा बयान दिया कि उन्होंने कहा कि भाई जो महिलाएं जो सैनिटरी पैड यूज़ कर रही हैं और उसकी जगह वो कन्वेंशनल चीज़ें यूज़ नहीं कर रही हैं, मतलब जैसे पहले के ज़माने में औरतें कपड़ा वगैरह इस्तेमाल करती थी, तो उन्होंने कहा अगर कोई महिला सैनिटरी पैड यूज़ कर रही है तो मतलब वो उसको अफोर्ड कर सकती है और वो एक नॉर्मल जो इकोनॉमिक क्लास है उसको बिलोंग करती है, तो इट इज़ ओके। मतलब एक एक्ट्रेस टर्न्ड पॉलिटिशियन थी, उन्होंने ये बयान दिया जो कि बहुत ही इनसेंसिटिव सा बयान था, जिसके ऊपर बहुत सारी उनकी और उनकी पार्टी को बड़ा घेरा गया इस मामले में, ठीक है। तो ये सारी बातें भी हुई। तो आपको मालूम है कि अभी फिलहाल जो है वो उसको उससे बाहर रखा गया है, पर अब यू नेवर नो कि किस तरह की चीज़ों में वो आ सकता है दोबारा। इस मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि ये इकोनॉमी के अलग अलग जो ज़रूरतें हैं, जो नेसेसिटीज़ हैं और जो लग्जरीज़ हैं, उनके हिसाब से अलग अलग स्लैब में डिवाइड होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जब हम बात करते हैं, और ये डेस्टिनेशन बेस्ड है, इस पर हम 2-3 चीज़ें पढ़ लेते हैं। पहली बात तो कॉम्प्रहेंसिव है ना। कॉम्प्रहेंसिव मतलब जैसे हमको मालूम है कि एक देश एक सिस्टम के तर्ज पे इसको लागू किया गया था। मतलब जो इतने कॉम्प्लेक्स हमारे यहाँ पहले आपको मालूम है टैक्सेशन हुआ करते थे, आपको ये टैक्स, वो टैक्स, सर्विस टैक्स, फलाने पे वैट, इसका वैट, उसका वैट, ये टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, फलाना ढिमका, सब हटा के उन्होंने कर दिया कि एक जो है वो जीएसटी लागू होगा, ठीक है। दूसरा इन्होंने बोला कि इसको अलग अलग लेवल पे, स्टेट और सेंटर के लेवल पे होता है और एक इंटीग्रेटेड होता है, ठीक है, ये बोला गया। तीसरी बात उन्होंने बोली कि जो अलग अलग टैक्सेशन है, ये कई बार क्या होता है, इसमें डुअल टैक्सेशन भी आ जाता है। इसमें कई बार होता है कि एक ही चीज़ पे 2 बार 3 बार टैक्स भी लग जाता है, तो ये चक्कर भी आ जाते हैं। तो ये चीज़ इन्होंने ख़त्म कर दी। बाद में इन्होंने एक और बात लाए कि भाई ये जो टैक्स है ये सेलिंग ऑफ द सर्विस पे टैक्स लगेगा, ठीक है। मतलब कहाँ पे लगेगा, जीएसटी जो है वो सेलिंग ऑफ दी सर्विस पे लगेगा, ठीक है। ये बात आई। मतलब पहले क्या होता था, पहले मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सर्विस पे या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट पे टैक्स लगता था, अब ये जो है आपका सेलिंग पे लगेगा। पहले सेल्स टैक्स लगा करते थे या सर्विस टैक्स लगा करते थे। अब इन्होंने कहा कि आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हैं तो उस पर जीएसटी लगेगा, मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं लगेगा। और इसके अलावा क्या होगा, आप इसको किस तरह से आप इसको आगे वो कर रहे हैं, बेच रहे हैं, या आप इसको प्रोडक्ट को किस तरह से आगे बढ़ रहा है वो मार्केट, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो सेलिंग ऑफ द सर्विस पे टैक्स है। उसके अलावा मल्टी स्टेज मैंने बता दिया। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। मतलब क्या, सबसे बड़ी बात है कि डेस्टिनेशन बेस्ड है, ओरिजिन बेस्ड नहीं बचा। पहले के जो टैक्सेशन होते थे वो प्रोडक्ट जब बनता था तो ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम था, अब ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम हो गया है। सिंगल डोमेस्टिक टैक्स है, मतलब अगर आप बात कर रहे हैं तो इंटरनेशनल उसकी हम बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप इंडिया के लेवल पे स्तर पे बात कर रहे हैं तो आपको एक ही टैक्स देना है। बाकी जो आपके पहले के झंझट थे, पूरी एक्साइज और सेल्स और फलाना ढिमका, ये सब कुछ जो है वो सब कुछ ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इसकी तरह पे आप ये मान सकते हैं कि एक तरह से ट्रांसपेरेंसी की बात आ गई है इसमें। और कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है।
अब इसको कैसे किया गया था, जैसे मैंने कहा कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के तहत किया गया था 101st अमेंडमेंट, 101 अमेंडमेंट, ये हमने डिस्कशन किया अभी, ठीक है, जिसमें वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट रजीम के तहत इसको चालू किया गया था। जो इसका बेसिक मूल मंत्र था वो क्या था, मैं बार बार इसको 2-3 बार बोल चुकी हूँ, आपको अभी तक याद हो जाना चाहिए। वन नेशन वन टैक्स इसका फंडा था, और वन मार्केट, मतलब मार्केट जो फैक्टर्स हैं वो एक तरह से रेगुलेट होंगे। इसमें डायनामिज्म जो था टैक्सेशन सिस्टम में उसको कर्व करने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो एक तरह से अगर आप देखें तो उसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, बहुत सारे इसके अच्छी चीज़ें भी आई हैं, लेकिन कुछ इसके फ्लिप साइड्स भी हैं। अब ये काय पे लेवाई किया जाता है, ये वैल्यू एडिशन पॉइंट पे लेवाई किया जाता है। इसमें एक और चीज़ मैं बता दूं, इसमें एक और बात आ जाती है, जैसे मैंने आपसे कहा कि सारे जो एक्स्ट्रा पुराने जो टैक्सेस थे वो सारे हटा दिए गए, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ टैक्सेस जो हैं कुछ कुछ चीज़ों पे, कमोडिटीज़ पे वो अभी भी लगते हैं। जैसे कि आप अगर बात कर लें तो एक्साइज ड्यूटी अगर आप बात करते हैं तो वैसे अगर वो जनरली हट भी गई है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स पे एक्साइज ड्यूटी अभी भी लगती है, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पर अगर हम बात करें, जो पहले 50 तरह के टैक्स थे उनकी जगह एक अम्ब्रेला टैक्स लगने लगा है, ये सिंपल सा जीएसटी है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे अभी भी जो है वो जीएसटी के साथ भी एडिशनल और भी टैक्सेस लगते हैं, ठीक है। अब इसको वैल्यू एडिशन पे लगाया जाता है, वैल्यू एडिशन पॉइंट पे, और इसको सब्स्यूम किया जाता है सेवरल इनडायरेक्ट स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस, लेवल टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब इसको आपको, जैसे मैंने कहा कि जीएसटी की जब हम बात करते हैं तो जीएसटी के अलग अलग स्लैब्स हैं, अलग अलग स्लैब्स के साथ अगर आप इसको देखते हैं तो अलग अलग लेवल पे भी जीएसटी होता है। जब आपने कोई बिल लेते होंगे जब आप, तो आप देखते होंगे कि उसमें आप जीएसटी अगर पढ़ते होंगे तो उसमें क्या क्या होते हैं, उसमें एक तो सेंट्रल जीएसटी होता है, CGST होता है, एक SGST होता है जो कि स्टेट होता है, एक इंटीग्रेटेड जीएसटी भी लगता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड जो होता है वो स्टेट और सेंटर के बीच की चीज़ होती है, वो अपन डिस्कशन करते हैं अभी। लेकिन अभी मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि वो जो IGST लगता है, कई कन्फ्यूजन में कई लोग, ऑब्वियसली बिल पे अगर आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कई लोग जो IGST है उसको इंटीग्रेटेड जीएसटी की जगह इंटरनेशनल जीएसटी समझते हैं। वो इंटरनेशनल जीएसटी नहीं है। आई हैव सीन स्टूडेंट, जो इसमें कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि उसमें ऑप्शन आया आपको और अलग अलग चीज़ें उन्होंने उसमें लिख दी और उसमें इंटरनेशनल जीएसटी का वो आया कि भाई IGST स्टैंड फॉर इंटरनेशनल जीएसटी, और उस पर टिक कर दिया। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि वो IGST इंटीग्रेटेड जीएसटी के लिए है, ठीक है, जो स्टेट और सेंट्रल के दोनों के मामले में काम करता है, इस वजह से उसको IGST बोला जाता है। नाउ अब जैसे मैंने कहा कि कुछ टैक्सेस जो हैं वो आज भी एम्बिट से बाहर है, हमने अभी भी डिस्कशन किया। जैसे एक्साइज ड्यूटी जो है अल्कोहल पे है ना, वो एक्साइज ड्यूटी जो है अल्कोहल पे, क्योंकि अल्कोहल आपको मालूम है कहीं से भी कोई भी नेसेसिटी में इसको काउंट नहीं कर सकता। अब वो आप कहें कि भैया कोई एडिक्टेड आदमी है और वो दिन भर उसको पीने की आदत है, और किसी को कोई एकदम ड्रंकार्ड है तो उसकी तो बेचारे की लाइफ की नेसेसिटी है, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। मतलब वो लाइफ की नेसेसिटी नहीं है, वो सामने वाले ने बना लिया, उसकी लत है, तो उसकी बात नहीं है। लेकिन अल्कोहल जो है वो इस पर आपको एक्सट्रीम जो शुद्ध लग्जरी आइटम है उसको माना जाता है। तो बेसिकली इस पर जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी दोनों लगाए होते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स जैसा हो गया, स्टैंप ड्यूटी जो हो गई, पेट्रोलियम, क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैसेज, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी एटसेट्रा, इन पे बेसिकली लगाए होता है, ठीक है। तो ये अगर कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि एक्सेप्शन है, जिनको हम कहते हैं ना देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन टू द रूल्स, तो ये सारे जो हैं ये एक्सेप्शन टू द रूल्स हैं। और सबसे बड़ी झंझट तो हमारे साथ होती है पेट्रोल में। कभी पेट्रोल का अपन बिल नहीं लेते, आप एक ट्राई कीजिएगा, कभी आप जाइएगा और आप पेट्रोल पंप वाले से बोलिएगा कि भैया पेट्रोल पंप का जो हमने पेट्रोल डलवाया ना उसका ज़रा बिल दे दो, ठीक है। बिल हम बिल लेते नहीं, हमारे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भारत में कि हम पूरा पैसा भी देते हैं तो 2-5% की जीएसटी या टैक्स बचाने के लिए हम बिल नहीं लेते हैं, या कई बार सामने वाला बिल चार्ज भी कर लेता है, टैक्स चार्ज भी कर लेता है, तो भी हम उससे पक्का बिल नहीं लेते, ठीक है। तो क्या होता है, उससे एक बहुत सिंपल सी चीज़ होती है ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको इतना जागरूक होना चाहिए कि अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं और अगर आप उसका बिल नहीं ले रहे हैं तो सामने वाला जो है उसकी पूरी की पूरी ब्लैक मनी में वो चला जाएगा, वो अकाउंटेड नहीं है उस पैसे के लिए फिर, ठीक है। चाहे आप अगर एक पेन ले रहे हैं ना, इस तरह का पेन ले रहे हैं, या आपने एक घड़ी खरीदी है और अगर आपने उसको बिना बिल के ले लिया, या आपने किसी रेस्टोरेंट में गए हैं और आपने कहा कि बिल नहीं चाहिए भैया रहने दो खाना, और वो कह रहा है कि अगर बिल होगा, अगर आप बिल लेंगे तो उसमें फला % GST ऐड होगा, है ना। तो आप क्या करते हैं, कई बार होता है आदमी बोलता है कि हाँ ठीक है ऐसे ही दे दो, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपना वो 2%, 5%, 12% बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, जितना भी आपने पैसा किया वो सामने वाले की पूरी ब्लैक इनकम में काउंट हो जाएगा, और इवेंचुअली क्या होगा, इसी तरह से देश जो है इतने सालों से बेड़ा गर्क हमारा होता जा रहा है, क्योंकि हमें खुद ही रियलाइज़ नहीं होता कि हम कितना बड़ा नुकसान अपना ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक
एक लाइफ स्किल का सेशन भी मैंने आपको बताया है, एक लाइफ स्किल ट्रिक दी है कि कुछ भी हो, कहीं पे भी हो, तो बिल ज़रूर लेना है। खैर अभी बात हो रही है पेट्रोल की। पेट्रोल पंप पे कभी जाना आज तक बड़ा अजीब सा भी लगेगा, अटपटा सा भी लगेगा सामने वाले को बोलना कि भैया हमको बिल चाहिए, ठीक है। वो कहेगा भी कि बिल कौन देता है, पेट्रोल पंप में बिल नहीं मिलते हैं। तो कहना कि नहीं आप अपने मैनेजर को बुला लो, हमको बिल चाहिए, कभी ट्राई करना, ठीक है। और उसमें उनसे बोलना कि कभी वो आपको बताएंगे कि उसका जो ब्रेकडाउन होता है टैक्सेशन का, कि ओरिजिनल पेट्रोल कितना है और टैक्सेशन कितना है, तो आपको समझ में आएगा कि हमारे यहाँ पेट्रोल पर जितना टैक्स हमारे यहाँ भारत में लगता है उतना कहीं पर भी नहीं लगता, ठीक है। मतलब जो क्रूड ऑयल की कीमतें जब पर प्रति बैरल कम भी थी ना, तो भी हमारे यहाँ पेट्रोल जो था बिल्कुल उसकी जो कीमतें थी वो आसमान छू रही थी। और अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब बैरल कम कीमतों में क्रूड ऑयल का मिल रहा था, तब भी भारत में अगर आपको लगता हो कि क्यों इतना महंगा पेट्रोल है, पेट्रोल की कमी है इसलिए नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ इतने टैक्सेशन ब्रैकेट उस पर लग जाते हैं, इस वजह से हमारे यहाँ महंगा होता है पेट्रोल। तो खैर ये तो एक अलग चीज़ हो गई, ये आपकी एक आपका क्या बोलते हैं जिसको आपका एक टास्क है ये, ठीक है। आप ये करके ट्राई कीजिएगा। बाकी ये सारे जो एरियाज हैं आपको मालूम है कि एग्जाम्पशन में आते हैं। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कंपोनेंट क्या क्या होते हैं जीएसटी के जिसमें इसमें मैंने बताया इंटीग्रेटेड जीएसटी है ना। अब देखो इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। इंटर स्टेट मतलब क्या होता है, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट, ये तो आपको मालूम होगा, अब आप 9th क्लास के बच्चे हो, इतने छोटे तो नहीं होंगे, ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि इंटर और इंट्रा का क्या मतलब है, तो इसमें अपन नहीं पढ़ते, लेकिन अपन के 4 कंपोनेंट्स पढ़ लेते हैं। सेंट्रल जीएसटी जिसको मैंने कहा सीजीएसटी बोलते हैं, ठीक है। फिर हर स्टेट अपना एक एसजीएसटी लगाता है। कई जगह पे आपने देखा होगा कि 2.5% डिवाइड हो जाता है, कई चीज़ों में होगा, खाने वाने का बिल आता है या कुछ लेने जाते हो ग्रोसरी वगैरह, तो उसमें देखना कई बार लिखा होता है ऐसे ऐसे नीचे लिखा होता है जो टोटल अमाउंट होगा उसका, उसमें सीजीएसटी लिखा होगा एट 2.5%, ऐसे ऐसे मार्क करना कभी, ठीक है। और उसी में यहाँ पे लिखा होगा एसजीएसटी एट 2.5%, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये अलग अलग वो होते हैं, मतलब सीजीएसटी जो है अलग हो रहा है, टोटल जो है ये कितना हो गया, टोटल मिला के ये 5% हो गया। मतलब आप किसके स्लैब की बात कर रहे हैं, आप बहुत ही कोई बेसिक सामान लेने गए हैं उस पर अगर आप बात कर रहे हैं, जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप एडिबल ऑयल लेने गए हैं या आप चाय पत्ती लेने गए हैं, शक्कर लेने गए हैं, तो अगर आप अभी बिल बनवाएंगे उसका तो आप देखेंगे इस तरह से उसका डिविजन लिखा होता है, ठीक है। सीजीएसटी जो है एट 2.5%, एसजीएसटी जो है एट 2.5%, मतलब क्या 5% स्लैब में वो आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बिल मिलता है, डिवीजन मिलता है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी का कैसा होगा, अगर आप यूनियन टेरिटरी में रह रहे हैं, मतलब अगर आप यही चीज़ अगर आप कहाँ पे जाके ले रहे हैं, आप नई दिल्ली में ले रहे हैं या आप दमन दीव में ले रहे हैं या आजकल तो आप लेह लद्दाख में ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या लगेगा, यूटी जीएसटी लगेगा। जो आप अगर कोई चीज़ अगर आप कहाँ ले रहे हैं, लखनऊ में ले रहे हैं, अगर कोई चीज़ आप भोपाल में ले रहे हैं, कोई चीज़ अगर आप बेंगलुरु में ले रहे हैं, कोई चीज़ अगर आप अहमदाबाद में ले रहे हैं, तो वहाँ पे आपको उसी चीज़ के बिल पे एसजीएसटी लिखा हुआ आएगा। और वही चीज़ अगर आप दिल्ली में ले रहे हैं, दमन दीव में ले रहे हैं, दादर हवेली में ले रहे हैं, अंडमान निकोबार में जाके ले रहे हैं, तो उसमें आप यूटी जीएसटी लिखा हुआ आएगा। ठीक हो गया, क्लियर हो गया है। उसी के अलावा इंटीग्रेटेड जीएसटी जो कि मैं बता चुकी हूँ, आईजीएसटी कहलाता है, इंटरनेशनल जीएसटी नहीं होता ये, ठीक है। इंटरनेशनल जीएसटी नहीं होता। कई लोग इसको पता है क्या समझते हैं, कई लोग इसको समझते हैं कि कस्टम ड्यूटी की जगह कुछ आईजीएसटी लगता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये इंटीग्रेटेड जीएसटी है। अब इसमें बात कर लेते हैं नई चीज़ की कि जीएसटी ये मिटा देते हैं पूरा, ठीक है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं आईजीएसटी जो है बेसिकली काय में एप्लीकेबल होता है, ये समझा दूं मैं आपको, तभी मैंने कहा था कि अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे, ठीक है। इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब हो रहा है, सेंटर और स्टेट दोनों ही इसमें इन्वॉल्व है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जहाँ जा रहा है गुड्स एंड सर्विसेज वहाँ पे एप्लीकेबल होता है। बाकी जो हैं वो इंट्रा स्टेट होते हैं, बाकी जितने भी होंगे वो सारे इंट्रा स्टेट होंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई है। गवर्न जो तो होते हैं, कैसे मैंने कहा कि इट इज़ गवर्न बाय सेंटर एंड डिवाइडेड बिटवीन रिस्पेक्टिव स्टेट, ठीक है। मतलब इसमें स्टेट और सेंट्रल और रिस्पेक्टिव स्टेट्स, मतलब दोनों ही आ गए ना, आपके राज्य भी आ गए और आपका केंद्र भी आ गया, दोनों के बीच होता है, इस वजह से इसको इंटीग्रेटेड जीएसटी बोला जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, ये क्लियर हो गया है फंडा। अब अपन बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब देख लो जीएसटी के अंदर बेसिकली क्या क्या चीज़ें आ गई हैं, क्या क्या चीज़ें पहले होती थी, ठीक है। स्टेट टैक्सेस अगर हम बात करते हैं तो वैट आ गया है, जिसको वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं, ठीक है। पहले सेल्स टैक्स भी बोलते हैं, दोनों ही चीज़ें बोली जाती हैं एक्चुअली।
एंटरटेनमेंट टैक्स, मतलब मूवी देखने जाते हो तो पहले क्या होता था, एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था मूवीज़ में, ठीक है। कहीं आपने सुना होता था पहले के ज़माने में जब मूवीज़ लगती थी और कोई बड़ी अच्छी मूवी होती थी जिसको बड़ा नेशनल प्राइज़ मिलता था, नेशनल अवार्ड मिलता था, या जिसमें कोई बहुत ही सामाजिक कोई उसमें वो होती थी, कोई सीख होती थी, तो उसको क्या करते थे, टैक्स फ्री कर देते थे। तो उसमें पहले होता था कि ईटी फ्री कर दी गई है। ईटी फ्री कर दी गई है मतलब क्या होता था कि एंटरटेनमेंट टैक्स फ्री हो गया है। अभी भी होता है लेकिन वो जीएसटी अब दूसरा हो गया ना। फिर होता था लग्जरी टैक्स आ गया, टैक्स जो लॉटरी पे, बेटिंग पे, गैम्बलिंग में वो हो गया। ऑक्ट्रॉय, आपको मालूम है ऑक्ट्रॉय कब दिया जाता है? ऑक्ट्रॉय आपको जब एक स्टेट के एंट्री कर रही है, जैसे आपको मालूम है ना जो वो होते हैं टोल नाके होते हैं जहाँ पे, तो वहाँ पे ऑक्ट्रॉय जो है वसूला जाता था, है ना, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी वसूली जाती थी। क्या आप गुड्स लेके अगर एक जगह से दूसरी जगह के अंदर एंटर कर रहे हैं, स्टेट में एंटर कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऑक्ट्रॉय ड्यूटी जो थी वसूली जाती थी। परचेज टैक्स हो गया, ठीक है। तो ये स्टेट टैक्स थे, ठीक है। ये सारे स्टेट टैक्स हैं, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं सेंट्रल की। अब सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी आ गया, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी आ गया, एडिशनल कस्टम ड्यूटी आ गया, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स आ गया, स्पेशल एडिशनल सर्विस टैक्स आ गया, एक्साइज ड्यूटी लेवाइड अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेटरीज प्रिपरेशन आ गई। 1 2 3 4 5 6, ये भी यहाँ पे भी अपन 6 लिख देते हैं, हालांकि इससे ज़्यादा है ये, ठीक है। मतलब टोटल अगर अपन देखें तो कितने आते हैं इसके अंदर? टोटल 17 आते हैं। 17 टैक्सेस को मिटिगेट किया गया था, ठीक है। अब इनके अचीवमेंट में हम डिस्कशन कर लेते हैं कि भैया इनके अचीवमेंट क्या क्या हैं। पहली बात अपन देख लेते हैं कि लॉन्ग पेंडिंग इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स, हमें टैक्सेशन रिफॉर्म्स की बहुत टाइम से बहुत ज़रूरत थी भारत में, ठीक है। हो क्या रहा था कि जितनी बड़ी हमारी कंट्री है, जितना बड़ा हमारा देश है, उसमें टैक्सेशन जब तक आपका कहते हैं कि टैक्सेशन जब तक एक जैसा नहीं होगा, ये जिसको आप बोलते हैं यूनिफॉर्मिटी नहीं आती, तब तक बहुत दिक्कतें हो रही थी। मतलब छोटे जो राज्य हैं, छोटी जो कंट्रीज़ हैं, मतलब अगर आप देखते हैं वियतनाम है, फ्रांस है, मतलब इन कंट्रीज़ में भी जीएसटी जो है वो लागू कर दिया गया था, ठीक है। फ्रांस तो जैसे मैंने कहा कि फादर ऑफ जीएसटी कहलाता है। तो वहाँ पे जब ये कंट्रीज़ होती हैं तो उनमें यूनिफॉर्मिटी आप रख सकते हैं, यूनिफॉर्मिटी की आप उम्मीद कर सकते हैं। इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री है, इतने डाइवर्स हमारे इतने सारे हमारे स्टेट्स बने हुए हैं, इतना डाइवर्सिफाइड हमारा सिस्टम है, स्पेशली बिकॉज हमारा कैसा है आपको मालूम है, यूनिटरी एंड फेडरल दोनों फॉर्म ऑफ गवर्नेंस हमारे यहाँ चलते हैं, है ना। मतलब आपको केंद्र सरकार जो है वो भी है, और वो जो है मेन सरकार है, और बाकी जो है सारे जितने राज्य हैं वो सारे स्वशासित हैं। मतलब क्या, वहाँ पे भी अपनी अपनी सरकारें चलती हैं, और वो मेन काय से गवर्न होती है, मतलब किसको को जवाबदेही होती है? सेंट्रल सरकार से। लेकिन स्टेट अपने आप में क्या है, वो भी सेल्फ फंक्शनिंग गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि आपको ये बहुत दिक्कत होती थी, कई बार डुअल सिस्टम्स आ जाते थे, कई बार डुअल टैक्सेशन हो जाता था, कई बार एक जगह एक स्टेट ने अपना टैक्सेशन लगाया, दूसरे स्टेट ने भी अपना टैक्स लगा दिया, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें दिक्कत आ रही थी। तो आपको कहीं ना कहीं टैक्स रिफॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा बहुत भारी ज़रूरत थी। अब इसको अगर सबसे पहले हम बात करते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी ने तो उस पर काम किया था। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे जो उन्होंने तो उस पर एडवाइजरी कमेटी गठित की थी, और बाकी सारी इस पर चर्चा जो है उन्होंने उठाई थी और वो करने शुरुआत की थी। पर इस पर सबसे इम्पॉर्टेंट अगर किसी का काम माना जाता है तो वो माना जाता है केलकर टास्क फोर्स का, ठीक है। इनकी जो रिपोर्ट थी वो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ये क्वेश्चन अक्सर बनता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सी इमेज छोड़ दो, यहाँ पे तो जीएसटी की इमेज है। यहाँ पे मैंने एक्चुअली पहले वो बनाया था, टैक्सेशन स्लैब बनाया था, लेकिन वो फिर हटा दिया गया क्योंकि मैंने आपसे वैसे ही डिस्कस कर लिया, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने रिपोर्ट बनाई इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर 2003 में, ठीक है। और इसके बाद से ये बातें हैं, अब 2004 में क्या हुआ कि 2003 में रिपोर्ट आई, इसकी फाइंडिंग्स बाहर आई, कोई चीज़ इस पर चर्चा इसके ऊपर कुछ हो पाती तो उस टाइम पे आपको मालूम है क्या हुआ कि बिल्कुल जो है इलेक्शंस कॉल हो गए, जनरल इलेक्शंस कॉल हुए, और 2004 में तो फिर पूरा का पूरा रूप जो है सिनेरियो ही चेंज हो गया, है ना। मतलब यूपीआई की जब सरकार आई तो पूरा सभी कुछ चेंज हो गया। मनमोहन सिंह को आपको मालूम है कि सोनिया गांधी जी ने क्या किया कि प्रधानमंत्री, उनको लग रहा था कि जो लीडर हैं कांग्रेस की वो सोनिया गांधी जी थी, उनको लगा कि सोनिया गांधी की सरकार आ जाएगी, सब कुछ आएगा, फिर उन्होंने मनमोहन जी को आगे कर दिया। तो पूरा जितना उस टाइम पर जितना भी खेल तमाशा वो जो था पूरा इंडियन जिसको बोलते हैं इंडियन पॉलिटी का सर्कस वो चलता रहा, है ना। तो वो वाली चीज़ थी। उसके बाद ये चीज़ कहीं ना कहीं ऑफ ट्रैक हो गई, साइड ट्रैक हो गई, ठीक है। अब उसमें हम बात करते हैं इसमें डिफरेंट इसमें जब उनकी रिपोर्ट के हिसाब से भी पढ़ा जाए और पहले की भी बात थी तो जीएसटी क्या ऑफर करता है, बहुत एडवांटेजेस करता है प्रीवियस रेजीम में। हालांकि इसमें अगर मैं बात करूं आपसे तो इसमें मनमोहन सिंह की सरकार की अगर हम बात करते हैं,
इसमें बहुत सारी चीज़ें ये समझ में आती हैं कि इसमें अगर अपन पूरा स्टडी करने की कोशिश करते हैं जीएसटी को, तो आज के डेट में क्या होता है कि लोग जो हैं वो उसको बहुत सीधे से, क्या होता है ना, लोगों ने, इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम बहुत ही ध्रुवीकरण जो है बहुत ज़्यादा हो गया है ना। लोग जो हैं बिल्कुल दो पार्टों में बटे हुए हैं, तो लोग उसको वो नहीं समझ पाते जिसको ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देखना होता है। लेकिन अगर अभी जो तुम्हारी एज है उसमें बहुत ज़रूरी है कि तुम्हें फैक्ट्स बिल्कुल क्लियर हो। तो मनमोहन सिंह की, जब मैं सरकार की बात कर रही हूँ, यूपीए लेड सरकार की, सॉरी मैंने यूपीआई बोला था पिछली बार, वो यूपीआई अभी वो चलता रहता है ना अपना, वो यूपीआई ट्रांसफर्स वगैरह, तो उसके चक्कर में दिमाग में रहता है। यूपीए लेड सरकार होती है। यूपीए लेड सरकार मतलब क्या था, वो जो आपकी जो प्रोग्रेसिव अलायंस थी उसके लिए बोला जाता है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, उनकी सरकार थी, ठीक है, मनमोहन सिंह जी की। अब मनमोहन सिंह जी की जो सरकार थी, इनफैक्ट उससे और पहले जाया जाए तो मैं आपको बता दूं कि राजीव गांधी का जब कार्यकाल था, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, अगर उस टाइम पे आप देखते हैं तो वीपी सिंह जो थे, ठीक है, वीपी सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, वीपी सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पे। क्या हुआ, बाद में जाके वो प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है। तो 1980s की जब हम बात करते हैं तो आप ये सोच लीजिए लेट 80s में वीपी सिंह एक टैक्सेशन सिस्टम लाते हैं जिसको मॉडवैट कहा जाता है, ठीक है, मॉडवैट कहा जाता है उस सिस्टम को, जिसमें वो मॉडिफाइड वैट की बात करते हैं। ये काफ़ी हद तक वैसा ही सिस्टम था जैसे कि जीएसटी है, काफ़ी हद तक, मतलब काफ़ी कुछ एक आप कह सकते हैं मिलता जुलता सिस्टम था ये, ठीक है। इसके बाद वीपी सिंह की सरकार आती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, मैडवैट जो है वो ले आते हैं जो कि जीएसटी टाइप का रहता है। उसके बाद राजीव गांधी कभी वापस नहीं आ पाते, सत्ता नहीं बना पाते, उनकी हत्या कर दी जाती है। आपको मालूम है कि 1991 में नई सरकार बनती है, नरसिम्हा राव की सरकार बनती है ना, नरसिम्हा राव जी की सरकार बनती है। उसमें वित्त मंत्री कौन रहते हैं, वित्त मंत्री रहते हैं जो कि अभी 2014 में जब हम बात कर रहे हैं मनमोहन सिंह जी, वो उस टाइम पे रहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। आपको मालूम है कि वो दौर जो था भारत के लिए बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक दौर था, जब आपके लिए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के द्वार खुल रहे थे ग्लोबलाइजेशन के, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो थी वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का टाइम माना जाता है, बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वहाँ पे आए उस समय पे। वहाँ पे जब बात करते हैं तो मनमोहन सिंह जी जो थे वो उसके लिए वो जीएसटी एक तरह से उन्होंने उसका मुखौटा जो है वो काफ़ी कुछ उन्होंने उसकी बात की और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने कही कि भाई रिफॉर्मेशन की हमको ज़रूरत है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन में हमको रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है। ये इस तरह की बातें होती रही और ये बातें चलती रहीं फिर, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो इस तरह की इनडायरेक्ट टैक्सेस के रिफॉर्मेशन की बात जो है वो तब से आप बात कर लीजिए कि चलती रही कि भाई भारत में टैक्सेशन रिफॉर्म्स की ज़रूरत तो आपको है। अब फाइनली 2000 में जब हम बात करते हैं कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी को माना जाता है कि वो इसके फादर ऑफ द इंडियन जीएसटी, अगर आप बात करते हैं किसी की, तो अटल बिहारी वाजपेयी को माना जाता है, ठीक है। उन्होंने एडवाइजरी कमेटी और काउंसिल वगैरह उन्होंने सब गठित कराई, उन्होंने बात की इसके ऊपर। अब उसके बाद चीज़ें जो थी उस टाइम पे अगर आप बात करते हैं तो जो फाइनेंस मिनिस्टर्स थे उनकी अपने में बहुत ज़्यादा बातें थी, उनके अपने में बहुत ज़्यादा चर्चाएं थी। यशवंत सिन्हा जी जो थे वो मिनिस्टर थे, उनका बहुत ज़्यादा फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनका कहना था कि जीएसटी को लाने की बात होती है। अब इसमें एक आप देखेंगे अगर इंडिया के इतिहास में तो एक चीज़ आपको समझ में आएगी निकल के कि जब बीजेपी लाना चाहती थी तब कांग्रेस उसका विरोध कर रही थी, जब कांग्रेस लाना चाहती थी तब बीजेपी ने उसका विरोध किया, ठीक है। तो ये जो है ना, ये बांटने का काम जो है ये हमेशा चलता रहा। सबसे मेजर इसमें अगर कोई बात की जाती है तो ठीक है, वो असीम दास गुप्ता जी की कमेटी बनाई गई, गठित की गई, वो सब कुछ ठीक है अपनी जगह। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है जो यहाँ पे आप नाम पढ़ पा रहे हैं, केलकर टास्क फोर्स, ये विजय केलकर की टास्क फोर्स थी जो कि 2003 में 2004 में इसकी रिपोर्ट सामने आती है, जो कि सबसे ज़्यादा बात करती है किसका, इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स का, ठीक है। ये सबसे निर्णायक टाइम होता है। इसके बाद अगर आप बात करते हैं तो कांग्रेस की तरफ से बहुत बार, यूपीए लेड गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बार इसकी चर्चा होती है। मनमोहन सिंह जी खुद क्योंकि बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रहते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग रहती है कि उनको रिफॉर्मेशंस लाने हैं। बहुत बार कांग्रेस की तरफ से और यूपीए की तरफ से कोशिश की जाती है कि जीएसटी का बिल जो है वो फ्लोर पे लाया जाए, ठीक है। अब होता क्या है कि पहले कई बार ये होता है कि पी चिदम्बरम जी जो रहते हैं वो उसको लाने की कोशिश करते हैं, स्टैंडिंग कमेटी वगैरह बनती हैं, चीज़ें नहीं हो पाती। बाद में प्रणब मुखर्जी जो आपको मालूम है हमारे बाद में हमारे राष्ट्रपति रहते हैं, उस ज़माने में फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं, वो इस पे काम करना चाहते हैं, वो भी काम नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप बात करते हैं तो इतनी ज़्यादा चलती रहती है। मतलब आप एक इमेजिन कर लीजिए कि 2010 में 1 अप्रैल 2010 को तो मतलब इतना ज़्यादा हो गया था कि चिदम्बरम जी ने उसको बोल दिया था पार्लियामेंट में कि 1 अप्रैल 2010 से जो है वो जीएसटी जो है वो लागू कर दिया जाएगा, ठीक है, लागू कर दिया जाएगा। उस टाइम पे फिर बीजेपी
बीजेपी ने इनको अपोज कर दिया, बीजेपी ने अपोज कर दिया, उन्होंने थोड़ा सा अड़ंगा डाल दिया कि ये जो है पहले सेंटर के उस पर होना चाहिए, स्टेट के लेवल पे बाद में जानी चाहिए बातें, और पहले 2 टैक्सेस से स्टार्ट करते हैं, सर्विस और एक्साइज से, ठीक है, इस तरह की बातें हुई। अब उसमें ये हुआ कि उनका कहना था, यशवंत सिंह जी का बयान आया उस टाइम पे कि भाई बाकी जो मतलब यूपीए या कांग्रेस लेड सरकारें जो हैं स्टेट में, वो भी सारी समर्थन में नहीं है, स्टैंडिंग कमेटी बननी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बहुत सारी बातें हुई, ठीक है। अब इसमें अगर मैं बात करूं आपसे कि 2010 में उसके बाद फिर पी चिदम्बरम जी की जगह आपको मालूम है कि प्रणब मुखर्जी आ गए। प्रणब मुखर्जी ने भी यही कोशिश की कि किसी तरह से हम इसको लॉन्च कर पाएँ, किसी तरह हम इसको फ्लोर पे ला पाएँ, नहीं हो पाई, चीज़ें जो थी वो अटकती चली गई, स्टैंडिंग कमेटी की मांग आई। इसमें अगर मैं बात करती हूँ एक चीज़ कि लोकसभा में अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी को बहुत ज़्यादा अपोज किया गया, 2012 में इसको डिस्कशन किया गया इसके ऊपर, और अगर आप बात करते हैं चिदम्बरम जी ने, और दिसंबर 2012 तक का, 31 दिसंबर 2012 तक का, ये एक आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा तौर पे 2012 में इसमें बहुत गहन चर्चा हुई, काफ़ी ज़्यादा हुआ, और ये हुआ कि दिसंबर 2012 तक इसको पूरी तरह से, इसको जो भी इसके इश्यूज़ हैं बीजेपी लेड, वो आपके सॉल्व कर लिए जाए। ये बात हुई, चीज़ें होती रहीं, चीज़ें उलझती रहीं, सुलझती रहीं, बातें आती गई, होती रहीं, नहीं हो पाया। फाइनली कांग्रेस का बहुत बड़ा सपना था, वो नहीं कर पाए पूरा। इस पर फिर अगर आप बात करते हैं तो ये 2017 में अगर मैं बात करती हूँ, 2012 के बाद ही बात करते हैं, 2012 में फिर आपको मालूम है कि ये चीज़ें चलती रहीं, स्टैंडिंग कमेटी का हुआ। 2014 में जब आपको मालूम है कि सत्ता पलट गई है ना, सत्ता में रिफॉर्मेशन हुआ, सत्ता चेंज हो गई विद द चेंज ऑफ पावर। चेंज ऑफ पावर के साथ क्या हुआ, जैसे ही सत्ता चेंज हुई तो इसमें एक और बड़ी मज़ेदार सी बात हुई कि जैसे ही सत्ता में आए तो अरुण जेटली जो थे, जो वित्त मंत्री बने, तो इन्होंने इसको प्रेषित कर दिया, बिल को फ्लोर पे ले आए वो असेंबली के, ठीक है। और बात आई किसकी, जीएसटी को उनने बिल जो है वो उनने प्रेषित कर दिया, ठीक है। तो इसमें एक बात अक्सर जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो इस बात की समझ रखते हैं, वो कहते हैं कि लॉन्ग स्टैंडिंग सपना जो था ये कांग्रेस का था, जीएसटी वाला। हालांकि इसको स्टार्ट करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो दोनों ही सरकारें जो हैं वो इसमें क्लेम कर सकती हैं, और दोनों ही सरकारें जो हैं इसमें उनकी आप कह सकते हैं कि भागीदारी है। लेकिन बहुत टाइम तक कांग्रेस या यूपीए जो लेड गवर्नमेंट है वो उसको जीएसटी को लाने की कोशिश करती रही, और जब ये फाइनली जो अरुण जेटली जी जब इसको फ्लोर पे ले आए तो ज़माने में बहुत जो बहुत इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने बड़ा स्टडी किया था इसको, उन्होंने वो अक्सर बोला करते थे इसको कि भंवरे ने खिलाया फूल और फूल को ले गया राजकुंवर, है ना। मतलब ये पूरा जो था, ये पूरा मसौदा जो था एक तरह से उन्होंने बनाया, और फाइनली जब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आया तो स्टैंडिंग कमेटी और ये वो करा के जो भी हुआ, तो फाइनली प्रेषित कब किसने किया, प्रेषित किया गया ये जब जेटली जी वित्त मंत्री बने तब, ठीक है। तो आपको ये पता चलता है कि कांग्रेस के हाथ से पूरी की पूरी बाजी निकल गई, ठीक है। ये चीज़ें हुई। अब जब तक दोनों एक दूसरे पे सहमत नहीं थे, मैंने कहा ना कि एक जो सरकार है, आपको ये समझो कि पॉलिटिकल गेम्स किस तरह के चलते हैं कि जब कांग्रेस लाना चाह रही थी तब बीजेपी जो था उसका विरोध कर रहा था, जब बीजेपी लाना चाहता था तब कांग्रेस ने उसका भरसक विरोध किया, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद ये कहा गया कि भैया जीएसटी जो है वो सिंप्लीफाइड लाना चाहिए, ठीक है। अगर आप बात करते हैं केलकर की रिपोर्ट की भी, तो केलकर ने भी ये कहा था कि जीएसटी जो है 5 से 7% जो है वो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइडेड होने चाहिए, टैक्सेशन, इस तरह का उन्होंने दिया था टास्क फोर्स में अपनी रिपोर्ट में, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसमें हम बात करते हैं कि ये जब इम्प्लीमेंटेशन हो गया जीएसटी का, तो इसको आपको मालूम है, आपको 4 स्लैब में मैं आपसे डिस्कशन कर चुकी हूँ कि इसका डिवीजन हुआ। अब मैं इसमें एक और बात आपको बता रही थी, इंटरेस्टिंग सी बात थी कि वीरप्पन मोइले का अगर आपने नाम सुना होगा, है ना, कांग्रेस के लीडर रहे हैं। उन्होंने जब 2017 में फाइनली जब ये ऑन फ्लोर आया और जब स्टार्ट हुआ जीएसटी, लागू हो गया जीएसटी, मैं 2016 में, जैसे पता है आपको, एक्ट बन गया, 2017 में लागू हुआ, तो उनका वीरप्पन मोइले का आया कि भैया आप लोगों ने, मतलब बीजेपी उनने आरोप लगाया कि आप लोगों ने इतना डिले किया, हम इसको कब से लाना चाहते थे कि इंडिया का 1.5 लाख जो है पर एनम का नुकसान हुआ है क्योंकि आपने इसको इतना डिले किया। और टोटल अगर आप देखें कि जितने समय आपने इसको डिले किया तो उनने इसका लाया 2 लाख करोड़ का उन्होंने अमाउंट दिया कि इतना जो है इंडिया जो है नुकसान में गया है बिकॉज ऑफ दी डिले दैट हैपेंड इन द जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, जो कि हम चाह रहे थे बहुत सालों से, ठीक है। तो ये आपको पॉलिटिक्स समझ में आ गई, जीएसटी के ऊपर कितनी हुई है। ये बातें समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये समझोगे ना तो एक बार ये समझ में आएगा
ये रिफॉर्म्स की बात या टैक्सेशन रिफॉर्म्स की बात दोनों सरकारें करनी थी, बस हर सरकार इस मूड में थी कि कैसे हम इसका बेनिफिट जो है हम इसका ले जाएं या हमारे ऊपर ये चीज़ आ जाए कि हमने ये चीज़ की है। ठीक है, तो ये आपको सरकारी जो है, जिसको मैंने कहा ना कि जो चीज़ें नज़र आती हैं कई बार उससे बहुत बड़ी होती हैं, ये मेरा बहुत पेटेंट लाइन है मेरी, जो हमेशा बोलती हूँ कि जो चीज़ें नज़र आती हैं ना, अंडरस्टैंडिंग अगर किसी चीज़ की आपको बनानी है, आपको पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग या आपको किसी चीज़ की समझ लानी है अंदर, तो चीज़ों को वैसे देखो जो कि किताबों में नहीं है। तो जब उसको स्टडी करोगे ना तो आपको एक अंडर करंट समझ में आएगा कि बेसिकली जो चीज़ें लिखी जाती हैं और होती हैं उसमें कई बार बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो आपको पॉलिटिकल उसका बैकग्राउंड समझ में आ गया जीएसटी का। अब हम इसमें पढ़ते हैं अदर एडवांटेज। पहला तो यह है कि प्रमोशन होता है इकोनॉमिक फेडरलिज्म का, किसके थ्रू? जीएसटी काउंसिल के थ्रू। ठीक है, अब जीएसटी काउंसिल क्या है ये समझ लो पहले कि जीएसटी कैसे चलेगा, कैसे उसका संचालन होगा, कैसे उसका क्रियान्वयन होगा, ये सब कुछ एक बॉडी डिसाइड करती है जिसको हम बोलते हैं जीएसटी काउंसिल। ठीक है, ये भी मैं समझा दूं, जीएसटी काउंसिल के ऊपर भी सवाल बन सकते हैं। जीएसटी काउंसिल में सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहली बात तो कौन से आर्टिकल के तहत होता है ये? पहली बात जो सरकार, जो गवर्नमेंट में अगर हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन सा आर्टिकल होता है ये? 279A के हिसाब से। ठीक है, इसको फॉर्मेशन हुआ है इसका जीएसटी काउंसिल का। ठीक है, दूसरी बात है जब हम बात करते हैं जीएसटी काउंसिल की तो ये बात समझने की है कि जीएसटी काउंसिल जो है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको एडमिनिस्टर करते हैं। और इसमें कितने मेंबर रहते हैं? वो मेंबर जब हम बात करते हैं तो स्टेट के अलग अलग मेंबर्स रहते हैं, जिसमें अपन बात कर लेते हैं चेयरमैन जो होते हैं इसके, वो आपके फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे। ठीक है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं हमारे जीएसटी काउंसिल के हेड रहते हैं। मतलब आज की डेट में कौन है? निर्मला सीतारमण जी इसकी चेयरमैन है, चेयरपर्सन है। ठीक है, चेयरपर्सन है। और मेंबर्स की जब हम बात करते हैं तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि इनके मेंबर्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें आप मान लीजिए तकरीबन अलग अलग स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं इसमें ना, मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स और यूटीज़, इनके रिप्रेजेंटेशन रहते हैं अलग अलग स्टेट और उनके यूटीज़ के, मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड यूटीज़, इनके मेंबर्स रहते हैं। अब जीएसटी काउंसिल का अगर आप काम की बात करते हैं तो जीएसटी काउंसिल में जो नंबर्स होते हैं मेंबर्स के, उनके क्या मत हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 2/3 और 1/3, मतलब सेंटर के पास कितना रिजर्व रहता है जीएसटी का काउंसिल में मत, जो सेंटर रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं उनके पास 1/3 रहता है। ठीक है, 1/3 रहता है। जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं उनके पास कितना रहता है? स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स के पास रहता है 2/3, है ना। और टोटल अगर आपको कोई भी चीज़ पारित करनी है या कोई भी आपको निष्कर्ष पे आना है तो उसके लिए आपको कितना वोटिंग चाहिए? उसके लिए आपको वोटिंग चाहिए 3/4। ठीक है, तो ये पूरा आपको समझ में आ गया जब हम बात कर रहे हैं जीएसटी काउंसिल की। जीएसटी काउंसिल क्या है? बेसिकली आर्टिकल 279A के हिसाब से बनी है, गठित हुई है, उसके अंतर्गत उसके अधीन काम करती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन तो सभी हैं। ठीक है, तो इसमें ये संचालित होती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है एडमिनिस्टर करते हैं, और ये सारी चीज़ें हैं। जो चेयरपर्सन हैं वो हमेशा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं। मतलब आज की तारीख में कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। तो इस तरह के अगर आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाता है कि जीएसटी काउंसिल की चेयरपर्सन कौन है या चेयरमैन कौन है, तो आपको मालूम है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब हम इसमें आगे बात करते हैं। तो जीएसटी काउंसिल के थ्रू काम करती है, तो आपको मालूम है कि किसी भी एक निष्पक्षता जो है वो बनी रहती है ना। एक काउंसिल अगर कोई भी एक स्टेट बॉडी रिप्रेजेंट करती या सिर्फ सेंटर करती या बाकी कोई स्टेट रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, तो आप एक तरह से कह सकते थे कि इसमें थोड़ा सा डिस्पोटिक इसकी जो छवि है थोड़ी सी डिस्पोटिक हो सकती थी। तो यहाँ पे किस चीज़ का ध्यान रखा गया है? इस चीज़ का ध्यान रखा गया है कि फेडरलिज्म जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको बरकरार रखा जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जब हम बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस थ्रू सिंप्लीफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक टैक्स फाइलिंग। अब क्या हो गया है? पहले अगर आप देखते हैं, अगर अभी जैसे आपको मालूम होगा कि अभी फिलहाल डेट निकली है ITR फाइलिंग्स की, है ना, इनकम टैक्स रिटर्न भरने की, तो आपको मालूम होगा कि कितना स्विफ्ट हो गया है, इसका जो क्रियान्वयन है वो कितना स्विफ्ट हो गया है। ये मैं आपको ITR के रेफरेंस इसलिए बता रही हूँ कि आपको ये समझ में आएगा कि अभी टैक्स फाइलिंग का पहले जो बहुत लंबा प्रोसेस होता था वो आजकल कितना सिंप्लीफाइड हो गया है। ये इलेक्ट्रॉनिक जब से चीज़ें हुई हैं, जब से आप कहते हैं कि जो जिसको आप कहते हैं इंटरनेट जब से हावी हुआ है, तब से ये चीज़ें बहुत स्विफ्ट हो गई हैं, इनका क्रियान्वयन बहुत आसान हो गया है। अब डूइंग बिजनेस जो है वो सिंप्लीफिकेशन हो गया है बिजनेस प्रोसेस का। और क्या हो गया इसमें? आपको 10 तरह के आपको
रजिस्ट्रेशन नहीं करने पड़ते, है ना। आप अगर इसमें बात करते हैं तो अब आपको 10 प्रकार के अलग अलग जगह जाके आपको अलग अलग तरह के फॉर्म्स भर के आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करने पड़ते। एक तरह से ट्रांसपेरेंसी जो है वो सुनिश्चित हुई है, ट्रांसपेरेंसी एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो सुनिश्चित हुआ है। ट्रांसपेरेंसी एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस थोड़ा सा सुनिश्चित हो गया है बड़े स्केल पे। Real time data reporting allowing tax administrators to monitor tax compliances and potential tax revenue leakages। अब इसमें क्या हो गया है, आपको मालूम है ये जो है थोड़ा सा आपका स्विफ्ट होने की वजह से क्या हुआ है कि अब आपके पास प्रॉम्प्टनेस बहुत आ गई है। प्रॉम्प्टनेस मतलब कैसे आ गई है कि आपके पास रियल टाइम डेटा रिपोर्टिंग होती है। अब वो लंबे लंबे जो झमेले होते थे टैक्स भरने के, फलाना टैक्स ढिमका टैक्स, एक तो पहले क्या होता था टैक्सेशन में चोरी का भी फंडा बहुत हो जाता था। इतने सारे टैक्सेस होते थे कि कहीं ना कहीं चोरी का सिस्टम बहुत ज़्यादा रहता था और इतने ज़्यादा लूप होल्स और लूप एंड्स रहते थे कि उसको सरकार जो है उसको कहीं ना कहीं वो नहीं कर पाती थी, मतलब उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता था कई लेवल्स पे, मल्टीपल लेवल्स पे, ठीक है। तो एक तो आपके पास ट्रांसपेरेंसी आई है, दूसरा आपके पास ये जो हैसल है अलग अलग टैक्स वसूलने के वो आपके पास सिंप्लीफाई हुए हैं, ठीक है। डेटा रिपोर्टिंग जो है वो रियल टाइम है, तो आपको मालूम है कि उसमें आपके टाइम जो है वो बच रहा है। अलाउिंग टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स टू मॉनिटर टैक्स कंप्लायंसेस, आप इसमें टैक्स कंप्लायंसेस को मॉनिटर कर सकते हो। और पोटेंशियल रेवेन्यू लीक मतलब आपको पता चल रहा है कि भैया कहाँ पे कोई झोल हो रहा है, कोई कहाँ पे पैसा जो है वो गबन हो रहा है, कोई खाने की कोशिश कर रहा है, टैक्स की चोरी हो रही है। ये चीज़ें जो पहले बहुत बड़े लेवल पे होती थी, ऐसा नहीं है कि आज नहीं होती हैं, आज भी होती हैं, लेकिन ये चीज़ें जो पहले बहुत बड़े लेवल पे होती थी आज की डेट में थोड़ा सा गबन हो गई हैं, थोड़ा सा कम हो गई है, थोड़ा सा रेगुलेटेड हो गई हैं। ये जो रेवेन्यू लीकेज है वो थोड़ा सा बच गया है। मतलब इसमें अगर अपन वो वीरप्पन मोइली जी की बात समझते हैं कि जीएसटी जब तक क्रियान्वयन में नहीं आया था तो उनका खुद का ये कहना था, आधिकारिक बयान है उनका कि 1.5 लाख करोड़ का जो है वो नुकसान सालाना तौर पे भारत में हो रहा था, ठीक है। तो ये नुकसान कैसे हो रहा था, टैक्सेशन तो पहले भी था, क्यों हो रहा था, क्योंकि आपको मालूम है कि पूरा जो ट्रांसपेरेंसी थी या एक नेशन वन जो टैक्सेशन सिस्टम है वो नहीं था। हालांकि अभी भी अगर आप देखें तो कांग्रेस आज भी उसको कहती है कि ये सब फसाद है, वन नेशन वन टैक्सेशन सिस्टम आज भी नहीं है। खैर बोले कि वो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, उनको अपन नहीं डिस्कस कर रहे हैं, अपन को जो लिखना है अपन वो बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो रही है, हेल्प एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड एरियाज ऑफ डेटा एनालिटिक्स एंड ऑडिट। ऑडिट जो आपको मालूम है, ऑडिट और डेटा एनालिसिस का काम जो है वो थोड़ा सा आसान हो गया है क्योंकि इंटीग्रेशन हो गया है, ठीक है। इंटीग्रेशन हो गया है जिसमें सारे जितने विभाग हैं, जो भी रिस्पेक्टिव विभाग हैं जिनके कार्य बहुत साथ में होने चाहिए थे, जिनमें कोऑर्डिनेशन की कमी थी आज तक, इतने फैला हुआ जो टैक्सेशन हमारा सिस्टम था उसके कारण, तो वो कहीं ना कहीं इन सिंक हो गए हैं। जिसको आप कह सकते हैं कि एक जो प्रणाली है वो थोड़ी सी इन सिंक हो गई है, सब लोग आपस में जुड़ गए हैं, थोड़ा सा सिंक्रोनाइज वे हो गया है, जिसकी वजह से ऑडिट जो है, ऑडिट रिफॉर्म्स भी बहुत अच्छे हुए हैं। अगर आप ये बात करते हैं तो इनफैक्ट अगर आप सीएस की बात करते हैं तो आपको पता चलेगा कि सीए का जो काम है वो कितना आसान हो गया है। हालांकि जीएसटी जब ये आया था तो और जब आके मोदी जी ने इसका बयान दिया, और आपको मालूम है मोदी जी जब आके बयान देते हैं तो एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, चाहे आप उनके भक्त हो नहीं हो, चाहे आप मोदी समर्थक हो नहीं हो, लेकिन जब वो आके टेलीविज़न पे बयान देते हैं तो वो इतना मुग्ध कर देते हैं अपने बयान से। उनकी जो भाषा होती है, जो शैली होती है, जो बातें होती हैं, वो इतनी मंत्रमुग्ध कर देती हैं व्यक्ति को कि उसको ये समझ ही नहीं आता कि भैया अगर ये सही भी हुआ है या गलत हुआ है। मतलब जब ये टैक्सेशन का पूरा आया था तो सीएस की तो कई टाइम तक आप कह सकते हैं कि उनको ऐसा नहीं था कि अंदाज़ा नहीं था कि जीएसटी आने वाला है, आने वाला था। बहुत सालों से जैसे मैंने कहा चर्चा चली रही थी, लेकिन रातों की नींद उड़ गई थी उनकी, क्योंकि आपको मालूम है ना कि कितना सब जो है ये बदल गया है, कितनी सारी चीज़ें जो है बदल गई हैं। मतलब इसमें बहुत ही बढ़िया सी चीज़ अगर आप ये कहें कि जब मोदी जी आके बयान देते हैं तो आदमी को एक चीज़ तो ये समझ में आ जाती है कि भैया वो तो दूसरे दिन आपको समझ में आता है, 3-4 दिन जब आप उसका एनालिसिस करते हैं तब तो आपको समझ में आ पाता है कि अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। जैसे डीमोनेटाइजेशन जो है वो आज तक भी हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बेसिकली सही था या गलत था। मतलब उसमें अगर आप पहलू देखें तो उसमें कई लोग का कहना था कि बहुत ही बढ़िया हुआ है, बहुत ही सही हुआ, पूरा कादम धन जो है वो निकल आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। कई इकोनॉमिस्ट का कहना है, जिसमें से बहुत बड़ा नाम आता है इनका, अगर आप राजन जी की बात करते हैं, राजन जी कौन आपको मालूम है, जब हम बात कर रहे हैं आपके आरबीआई के एक्स गवर्नर की, उनका क्या कहना था इस पर, उनका कहना था
उनका बयान आता है रघुराजन जी का कि उनका कि भैया ये जो था ये बहुत बड़ा फ्लॉड था, सिस्टम था, ठीक है। तो बहुत सारे इस पे बयान आए। अमर्त्य सेन ने, जो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, आपको मालूम है नोबेल लॉरेट है इंडिया के इकोनॉमी के क्षेत्र से, उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा निंदा की। तो मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि जब ये चीज़ें आती हैं और जब मोदी जी ने आके इसकी घोषणा करते हैं तो उस टाइम पर आदमी इतना मंत्रमुग्ध हो जाता है, बाद में आके वो तो आप जब फाइनेंसेस और रिपोर्ट्स और CA और स्टडी करके पता चलता है कि भाई साहब आप ही की जो है बिल्कुल एकदम बेड़ा गर्क जो है वो होने पे आ गया है, ठीक है। तो बहुत सारे बिजनेस हाउसेस जो हैं, बहुत सारे जो उद्योगपति हैं बड़े छोटे, उनके लिए बिल्कुल जिसको आप कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मुसीबत आ गई थी एकदम से, क्योंकि रातों रात बयान आ गया था, ठीक है। तो ये रातों रात इन द सेंस ऑब्वियसली जो आपको मालूम है जो कि टैप करते रहते हैं मार्केट को और सब कुछ करते रहते हैं, उनको तो आइडिया रहता ही है, लेकिन आम आदमी के लिए जब बयान आता है तो वो रातों रात ही आपको लगता है ना, तो वाली चीज़ें आ जाती हैं। अब इसमें खैर बात हो रही है कि क्या हुआ है, उसने अलग अलग जो विभाग हैं, अलग अलग जो क्षेत्र हैं, अलग अलग जो सर्विसेज प्रोवाइडर्स थे उनको इंटीग्रेट कर दिया है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, और रेगुलेशन एक तरह का आ गया है विच इज़ अ राइट थिंग। अब एडवांटेजेस हम जीएसटी की बात करते हैं तो कैस्केडिंग इफेक्ट्स। कैस्केडिंग इफेक्ट अगेन जैसे मैंने कहा कि अलग अलग टैक्सेशन, क्योंकि 17 टैक्सेशन को मिटिगेट करके लाया गया था, तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि उसने एलिमिनेट कर दिया है ना। अलग अलग लेवल पे जो अलग अलग टैक्सेस होते थे, आम आदमी को जो थे वो समझ में नहीं आते थे, तो उन सब के लिए हट गया। आपको मालूम है कि भैया एक सेंट्रल जो है वो आपको जीएसटी जो है एक आ गया है, वही लगेगा हर सर्विसेज पे, और कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिसमें से बाढ़ है, और कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिसपे साथ में जीएसटी एम्बिट के अंदर नहीं आती है, बाकी जो है वो भी टैक्सेस लगेंगे, ठीक है। तो ये एक आम आदमी के लिए थोड़ा सा इजी हो गया इस चीज़ को समझना, पहली चीज़। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं तो हम टैक्सेशन स्लैब्स की जब बात करते हैं तो ये जो अगर अपन बात करते हैं 5% की हम बात करते हैं, 12% की हम बात करते हैं, 18% की हम बात करते हैं, 28% की हम बात करते हैं, इसमें से एक 16% का भी बीच में ब्रैकेट आता है, ठीक है, वो भी आया था बीच में। अब जब हम बात कर लेते हैं इनकी, आप मोटे मोटे तौर पे इनके ब्रैकेट की समझ लीजिए, तो ये है कि जैसे 5% जो है वो बहुत ही एसेंशियल सर्विसेज पे, एसेंशियल सर्विसेज मतलब इसमें आप समझ लीजिए कि इसमें आइस और स्नो पे भी 5% का जो टैक्स है वो इम्प्लाई होता है हमारे यहाँ, ठीक है। उसमें से अगर आप बात करते हैं तो उसमें से आप बात कर लीजिए जैसे सीरियल्स हैं, या सीरियल्स इन द सेंस चाय की पत्ती हो गई या एडिबल ऑयल हो गया, उस पर भी 5% टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है, ठीक है। कोल पे लगता है और बहुत सारी चीज़ों पे लगता है, मतलब ये तो अब मैं क्या ही बताऊँ, पूरी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है इसकी, उन पे लगता है। फिर 12% अगर आप बात करते हैं तो फ्रोज़न मीट वगैरह पे लग जाता है, इस तरह की चीज़ों पे लगता है टैक्सेशन, ठीक है। उन चीज़ों पे लगता है। उसके अलावा जब अपन बात करते हैं तो फिर ये 12 के ऊपर जब है 28 और 18 की बात करते हैं तो फिर ये आपका कहाँ पे लगता है, फिर ये लग्जरी आइटम्स पे लगता है। जैसे मोबाइल फ़ोन्स की अगर आप बात करें तो 12% के दायरे में आते हैं, तो आपको एक अंदाज़ा समझ में आ गया होगा कि किस हिसाब से टैक्सेशन है। अब आपको मैं एक और बता दूँ कि 12% या 5% जब टैक्सेशन की बात करते हैं तो इनफैक्ट अभी बहुत ज़्यादा निंदा इस बात पर भी हुई थी कि भैया जो आपके जो पैकेज प्रोडक्ट्स हैं उस पर तो जीएसटी लगता है ना, जो अनपैकेज्ड फूड आइटम्स हैं उन पर भी लगने लगा है, मतलब किस पे, घी पे और दही पे और चीज़ पे भी आपका जो है वो जीएसटी लगने लगा है। तो ये भी बात आई थी कि भैया ऐसा ना हो कि दूध जो घर में आप रहते हैं वो दूध वाले भैया आते हैं उनके पे भी जीएसटी लगने लगे, तो वो अभी बचा हुआ है, ठीक है। लेकिन पैकेज्ड फूड्स पे तो लगता ही है जीएसटी, तो वो वाली चीज़ें हैं। तो ये अलग अलग ब्रैकेट हैं। अब जैसे आपको मानना होगा कि जैसे मैंने आपको बोला ना कि अलग अलग ब्रैकेट हैं, जैसे इसमें 16% भी है, तो अगर हम 3% की बात करते हैं तो 3% जीएसटी कहाँ पे लगता है, 3% जीएसटी आप बात कर लें तो लगता है सोने के ऊपर, गोल्ड के ऊपर जो लगता है वो 3% जीएसटी लगता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और जब उसका आप जेवर की बात कर लेते हैं, जेवर बन जाता है तो कितना लगता है, 5% जीएसटी लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह से अलग अलग भी हैं उसके स्लैब, ठीक है। कैस्केडिंग इफेक्ट बहरहाल उसने खत्म कर दिया है। लेस नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, लोगों के पास लेस नंबर ऑफ कंप्लेंट इसलिए आ रही है क्योंकि उनको कॉम्प्लिकेशन कम हो गया है। लोगों को जब कॉम्प्लिकेटेड होती हैं चीज़ें तो उनको उलझते हैं वो, जब उनको यही नहीं समझ में आ रहा कि यार ये कौन सा टैक्स और वो कौन सा टैक्स, फलाना टैक्स और ढिमका टैक्स, तब आदमी उलझता है। तो कहीं ना कहीं ये कंप्लेंट्स जो है वो कम हुई हैं, कि आप कह सकते हैं कि जो रिड्रेसल है वो फास्टन हो गया है इसके कारण, ठीक है। इंप्रूव लॉजिस्टिक एफिशिएंसी थ्रू ई वे बिल। ई वे बिल मतलब जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिल से किसी भी चीज़ की, तो व्हेन एवर वी टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी कमिंग इन प्लेस, तो हमें मालूम है कि चीज़ें जो है वैसे भी इफेक्टिव हो जाती हैं, ठीक है। उनका जो वर्किंग है वो स्मूदन हो जाता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ है, आपको लॉजिस्टिक्स जो है वो इम्प्रूव हो गए हैं आपके ई वे बिल की वजह से।
रेगुलेशन हो गया है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का। पहले कई ऐसे सेक्टर्स थे जो पूरी तरह अनऑर्गेनाइज वे में काम करते थे, आपको पता ही नहीं है कि उसमें क्या कमाई हो रही है, क्या इसमें रेवेन्यू क्या जनरेट हो रहा है, ये आपको पता नहीं था। सरकार के पास, जैसे बोलते हैं ना एक, कि उसके पास कोई आंकड़ा नहीं था कुछ सेक्टर्स में क्या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो समझने का। और जब ये पूरे भारत के क्षेत्र पे आप बात करते हैं इतने बड़े देश में, तो ये जो है कई बार ये आंकड़ा जो है ना करोड़ों को पार कर जाता है, ठीक है, मतलब ये बिलियन ऑफ डॉलर्स में चला जाता है ये आंकड़ा अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है। तो कई बार ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स थे अब वो भी जीएसटी की वजह से जीएसटी के रीम में आ गए हैं, दायरे में आ गए हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको कह दिया कि दूध और दही, दूध तो नहीं खैर, दही और घी भी अगर इसके अंदर आ गया है तो आप समझ सकते हैं कि पहले ये सब जो था ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काउंट होता था, ये सब कुछ आ गया है। क्रिएट्स पैरिटी इन सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। अब जैसा मैंने कहा कि अब मैन्युफैक्चरिंग में पहले क्या होता था, मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स लगते थे, सेलिंग पे, सर्विसेज पे। अब चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो गई है, जब सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स पे टैक्स लगने लगा है, ये सेलिंग ऑफ द सर्विसेज पर टैक्स लगने लगा है, तो इसकी वजह से टैक्सेशन जो आप कह सकते हैं एक पैरिटी आ गई है दोनों में, मतलब सर्विस पे और मैन्युफैक्चरिंग में दोनों पे एक तरह की एक पैरिटी, एक तरह का एक बैलेंस आ गया है, ठीक है। कलेक्ट और रिड्यूस टैक्स एवेजन, जैसे मैंने कहा कि भाई टैक्स एवेजन आसान हो गया है रिड्यूस करना। क्यों? क्योंकि पहले जो है चोरी होती थी, पहले चोरी करने के बहुत सारे रास्ते थे, इतने सारे टैक्स थे, एक आध जगह से भी आदमी अगर 1-1%, आधा परसेंट भी चुराए तो भी बहुत हो जाता था जब आप टर्नओवर की बात करते हो तो, ठीक है। तो क्या हो गया है, अब आपको मालूम है कि भैया ये जो है ये बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन आ गया है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ गई है। अब अगर आपने चोरी की तो बिल्कुल साफ साफ आंकड़ों पे नजर आएगा, ठीक है। रिमूव करता है इकोनॉमिक डिस्टॉर्शन एंड क्रिएट कॉमन मार्केट। एक तो एक कॉमन मार्केट बना रहा है, मतलब आपको मालूम है कि इंटरनेशनल मार्केट से भी आपको जोड़ रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये भी माना जाता है क्योंकि जैसा आपको मालूम है कि 160 कंट्रीज में जीएसटी जो है वो लिवाई किया जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव अप्रोच। 160 कंट्रीज अगर किसी चीज़ को अपनाई हुई हैं तो बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ तो नहीं हो सकता। एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप रिफॉर्म की बात करते हैं, अगर आप टैक्सेशन रिफॉर्म्स में, तो ये बहुत अपग्रेडेड है और ये आपको अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से भी जोड़ेगा। हालांकि मैं एक और चीज़ बता दूं आपको, जैसे मैंने कहा कि कुछ क्षेत्र जो है वो एग्जेम्प्टेड हैं, कुछ क्षेत्र जो है उसके एम्बिट के बाहर आते हैं। जैसे हमने डिस्कशन किया कि कुछ अगर आप लिकर या टोबैको प्रोडक्ट्स वगैरह जो हैं अगर आप बात करते हैं वो उसके बाहर आते हैं, या कुछ चीज़ इस तरह की हमने चीज़ें डिस्कशन की, एक्साइज ड्यूटी वगैरह की। तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रही हूँ तो उसमें एक और कुछ अगर कन्फ्यूजन है तो बता दूं मैं कि इम्पोर्टेड गुड्स पे जीएसटी के साथ साथ आपको कस्टम ड्यूटी भी लगती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है ना, कई लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। अब इसमें एक और चीज़ आ जा रही है, ब्रॉडनिंग ऑफ द टैक्स बेस। आपको मालूम है कि टैक्स बेस जो है वो ब्रॉडन होता जा रहा है। इसमें एक और चीज़ यहाँ पे वो है, अच्छी है कि जब हम कैस्केडिंग इफेक्ट की बात करते हैं तो ओवरऑल अगर हम इसका देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। एक तो क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी इन प्लेस हो गई है, ये जो करप्शन है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप इसको कर्ब कर सकते हैं, इन द सेंस कि चोरी जो है वो आप इसको रोकने में काफ़ी कुछ कारगर ये साबित होगा, ठीक है। पहली चीज़, क्योंकि एक तो ह्यूमन इंटरफेस इसमें कम हो रहा है, सब कुछ जो है टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं तो उसमें कैस्केडिंग इफेक्ट जब हम बात करते हैं तो आपको मालूम है कि अगर कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें डुअल जब टैक्सेशन की बात आती है या एक से ज़्यादा कर लगाने की बात आती है, या इनफैक्ट अगर आप इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट में भी अलग अलग टैक्सेशन दरों की बात करते हैं, टैक्स कर की बात करते हैं, तो वो डुअल टैक्सेशन वाला जो सिस्टम है उससे आप बच जाएंगे। अगर आप उससे बच जाएंगे तो आपको ये मालूम है कि इवेंचुअली आज नहीं तो कल आगे जाके आपको मालूम है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, आपके प्रोडक्ट्स की जो कीमतें हैं वो भी नीचे आएंगी। कैस्केडिंग इफेक्ट से अगर टैक्सेशन सिस्टम बाहर निकल जाएगा तो उसका एक साइड ये भी होगा, ठीक है। दूसरी बात जब हम बात करते हैं तो उसमें आपको मालूम है टैक्स बेस जो है आपका बढ़ेगा। आप हर व्यक्ति से जो भी कोई सामान ले रहा है, पहले क्या होता था, एक तबका था वो टैक्स भरता था, आज भी होता है। इनकम टैक्स की बात छोड़ दीजिए कि वो एक आपको सर्विस जो टीडीएस है या इनकम टैक्स है उसकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन एक आदमी आज की डेट में अगर कोई चीज़ लेने जा रहा है, खरीदने जा रहा है, तो हर व्यक्ति कोई ना कोई टैक्स देता है। चाहे आपको लगता हो कि भाई जो मिडिल क्लास है वो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, या एक हायर इनकम ग्रुप है, या एक पर्टिकुलर इनकम के ऊपर के जो लोग हैं मात्र सिर्फ वही टैक्स देते हैं, ऐसा फंडा नहीं है। हालांकि वो पहले भी नहीं था, लेकिन इसकी जीएसटी की वजह से थोड़ा सा वो रेगुलेट हो गया है और टैक्सेशन बेस जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक है। तो एक ये चीज़ आ जाती है। इसमें गवर्नमेंट के लिए भी बहुत फ़ायदा है, कंज्यूमर्स के लिए भी फ़ायदा है, हर लेवल पे अच्छा है। इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, हालांकि हम वो चैलेंजेस भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि कुछ जो है अलग अलग तरह के कई सेस कर जो हैं वो भी लगते हैं, ठीक है। तो ये इसका चैलेंज है। इसमें और भी चैलेंजेस हैं जिस पर हम डिस्कशन करते हैं, पर फिलहाल अभी हम पॉजिटिव साइड बात कर रहे हैं तो हम उसकी बात कर लेते हैं, और कितनी हमारी इनकम हुई है हम वो भी डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करते हैं अचीवमेंट क्या रहा है, तो आप ये समझिए कि टैक्स बेस जो है, जो हमारा टैक्स बेस है वो कितना बढ़ गया है। पहले हमारे
हमारे जो टैक्स पेयर की जो संख्या थी उससे बढ़कर बहुत बड़ा उसमें वृद्धि हुई है, उसमें एडिशन हुआ है। तो टैक्स पेयर जो है भारत का, पहले 63.9 लाख टैक्स पेयर्स थे 2017 में, उससे आप बात कर लीजिए कि 1.38 करोड़ टैक्स पेयर जो है 2022 में इसका आंकड़ा आया है। मतलब कितनी इसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, ये वो लोग हैं जो कि एक आय के ऊपर टैक्सेशन पे करते हैं, ये तो उनका आंकड़ा है। ठीक है, जिनके पास एक मिनिमल आय है, एक जो स्लैब है उसके ऊपर जो लोग हैं, ये उनका आंकड़ा है। और बाकी अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पे जो टैक्सेशन लगता है, जीएसटी तो हर चीज़ पे लगता है, राइट। तो उनका आंकड़ा तो अभी हमने कैलकुलेट ही नहीं किया है, ये तो एक मोटे मोटे तौर पे आंकड़ा है हमारे पास। ठीक है, जो हमारे पास एकदम प्योर, जिसको आप कहते हैं ना एकदम निचोड़ा हुआ जो टैक्स बेस है, ये उसका आंकड़ा है। अगर इसमें हम बात करते हैं कलेक्शन की, जीएसटी की, उसमें कितना फ़ायदा हुआ ये बात करते हैं। ठीक है, जीएसटी अगर आप बात करते हैं तो टॉप कंट्रीब्यूशन माना जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ का। सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ का अगर आप मानते हैं तो कितना, अगर रुपए में काउंट करें हम उसको, तो 5.9 मतलब कितना 5.9 लाख करोड़ का रेवेन्यू जो है वो आया है। और एक्साइज कलेक्शन जो है वो भी इसके बाद आता है। एक्साइज कलेक्शन एक टाइम पे सबसे ऊपर माना जाता था, 3.90 लाख करोड़ जो है वो एक्साइज से आया है, और कस्टम ड्यूटी जो है 1.99 लाख करोड़ की है। तो आपको ये समझ में आ गया। और इसमें कोई बहुत ज़्यादा हैरानी की बात इसलिए नहीं है क्योंकि जीएसटी अगर आप बात करते हैं तो जैसे मैंने आपसे कहा कि इतनी कंट्रीज़ का आंकड़ा हमने दिया, उसमें हाईएस्ट दर जो है वो इंडिया में है जीएसटी का। मतलब जितना ज़्यादा टैक्सेशन हमारे यहाँ है, जितना ज़्यादा टैक्स हम वसूलते हैं, उतना पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं है जीएसटी की का स्लैब। ठीक है, अब ओवरऑल इंक्रीज अगर हम बात करते हैं मंथली एवरेज कलेक्शन में, तो आपको मालूम होगा कि 1.04 लाख करोड़ 2020-21 में था, जो कि कितना बढ़ गया, जो कि बढ़ के हो गया है 1.24 लाख करोड़ 2021-22। और ये बात हो रही है किसकी, वित्त वर्ष की, फाइनेंशियल ईयर की। और ये इस वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है ये, अगर इसका आंकड़ा अपन देखें कि ये आप अगर देख पा रहे हैं ध्यान से, तो ये पूरा टाइम जो है, ये अगर आप ये टाइम देख रहे हैं 2017 का, जो 63.9 लाख टैक्स पेयर्स थे 2017 में, और 1.38 करोड़ हो गए 2022 में, तो इसके बीच में 2020, 21 और 22 3 साल जो हैं, अगर आप उनको देखते हैं, आकलन करते हैं, तो ये कोविड के ईयर्स रहे हैं। ठीक है, जो महामारी के, पैंडमिक के ईयर्स रहे हैं। सेम चीज़ यहाँ पे भी आ जाती है कि ये आंकड़ा भी बहुत ग्लेयरिंग है कि 1.04 लाख करोड़ जो था मंथली एवरेज कलेक्शन जो था, वो था आपका 2020-21, जो कि प्राइम पैंडमिक या प्राइम कोविड का टाइम था इंडिया में। ठीक है, आपको मालूम है मार्च 2022 से हमारे यहाँ लॉकडाउन लगा था, उस टाइम का आंकड़ा था ये, और उससे कितना बढ़ा है ये, 1.24 लाख करोड़ हुआ है 2020-21 में। मतलब ये भी सेकेंड वेव और थर्ड वेव का टाइम था पैंडमिक के। तो आपको मालूम है कि इसमें भी वृद्धि हुई है। और जबकि ये टाइम अगर देखा जाए तो इकोनॉमी के लिहाज से बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं कि इंडिया जो है वो पिछड़ा है। इन द सेंस कहा जा रहा है कि हमारा GDP जो है फॉल किया है। हालांकि GDP पे भी अगर मैं आपको बताऊं कि GDP, जैसे आप ये बात तो यहीं से समझ गए होंगे कि अगर ये चीज़ आपका कलेक्शन बढ़ा है, रेवेन्यू कलेक्शन आपका बढ़ा है, तो जाहिर सी बात है कि इंडिया के GDP के लिए पॉजिटिव साइन है। लेकिन ऑब्वियसली बाकी चीज़ों से GDP इफेक्ट हुआ है, बट एटलीस्ट कम से कम काउंटर बैलेंस वो हो रहा है। ठीक है, तो एक तरह से आप कह सकते हैं एक सेविंग ग्रेस जो है वो GST हमारे यहाँ आप मान सकते हैं। चैलेंजेस क्या है, अब GST के हम पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, GST में जैसे मैंने कहा कि एडिशनल सेस भी इस पे लगता है, ये भी एक चैलेंज है। इसके अलावा लिमिटेड इम्पैक्ट है GDP पे। किस तरह की लिमिटेड इम्पैक्ट है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि आपको मालूम है कि GDP का इतना मेजर रोल जो है, या इतना टैक्सेशन का या इतना रेवेन्यू जो है वो इससे आ रहा है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अर्नर अगर आप बात करते हैं तो इसकी वजह से हो रहा है हमें, है ना, सबसे ज़्यादा हो रहा है टैक्सेशन में अगर हम बात करते हैं तो। ठीक है, अब लिमिटेड इम्पैक्ट क्या है GDP पे, अगर अभी हम बात कर लें तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि GDP जितनी हमारी गिर रही है, अब इसको काउंटर बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है GST। लेकिन इतने बड़े देश की जब हम GDP की बात करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं संभाला हुआ है मोर्चा। लेकिन इतना तो नहीं संभाल सकता कि सिर्फ रेवेन्यू और टैक्सेशन से इतना हो जाए कि भाई GDP जितना गिर रहा है, भारत का लुढ़क रहा है, वो सबको ये पूरा का पूरा यही संभाल ले, नहीं हो सकता। हमारा पास लिमिटेड इम्पैक्ट है GDP पे। एक बात ये समझनी होगी, अर्ली एस्टिमेट अगर हम देखते हैं, जो पहले हम मानते थे कि 2 से 3% जंप जो था GDP में, वो मान के चलते थे। इकोनॉमिस्ट की अगर माने तो उनका ये कहना था कि भैया ये जो है ये 2 से 3% होना चाहिए था आइडियली। तो ये लिमिटेड किस हिसाब से बोल रहे हैं, ये लिमिटेड बोल रहे हैं जो इन्होंने सोचा हुआ था दर, है ना। मतलब अभी भी उसका इम्पैक्ट है, अभी भी उसका कलेक्शन है, अभी भी वो बेचारा काउंटर बैलेंस कर रहा है। GST से जो कलेक्शन हो रहा है काफ़ी हद तक हमारी GDP को संभाला हुआ है वो लुढ़कने से। लेकिन जितना आकलन किया गया था 2 से 3%, उतना नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है?
जाहिर सी बात है कि पहली बात तो पेंडेमिक है, बहुत बड़ी बात। दूसरी बात आपको मालूम है ट्रेड वॉर्स चल रही हैं, ठीक है। तीसरी बात आपको मालूम है रशिया यूक्रेन वॉर है। चौथी बात आप कह लेते हैं यहाँ पे जो नहीं लिखा है, चाइना। चाइना बहुत बड़ा मुद्दा है हमारा, ठीक है। आपको मालूम है हम चाइना को अभी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, कर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके कारण हमने क्या किया है, इसके कारण हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं उस पर रोक लगा दी है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारी जीडीपी जो है वो फॉल हो रही है, और हमें लग रहा है कि भैया 2 से 3% जो जंप होनी चाहिए थी जीएसटी की, उतनी नहीं हुई है, ठीक है। ये चीज़ है, लेकिन अभी भी जीएसटी इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर। अब मल्टीपल टैक्स स्लैब की जब हम बात करते हैं, अब जैसे मैंने कहा कि टैक्स स्लैब में जब हम बात करते हैं, अभी जो 5 स्लैब की हम बात कर रहे थे, ठीक है, वो अलग अलग स्लैब मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इसमें हम बात करते हैं तो सिन गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं, ठीक है, हैविंग एन एडिशनल सेस, जैसे मैंने कहा इसमें एडिशनल सेस लग रहा है ना, तो ये इसको थोड़ा सा इसके बारे में वो कहा जा रहा है इसको कि एडिशनल सेस की वजह से इसको थोड़ा सा आप एक नेगेटिव के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। टैक्स स्लैब जो है आइटम्स के वो फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं। आपको मालूम है कि हर बजट जो आता है उसमें आपको पता चलता है कि टैक्सेशन का स्लैब है वो चेंज हो गया है ना। अब फलाने पे ये चीज़ें महंगी हो गई हैं, ये चीज़ें सस्ती हो गई हैं। सुना होगा ना आपने, फलानी चीज़ पे इतना जो था स्लैब जो था पहले बढ़ा के इतना कर दिया गया है, अब इसको इतना कर दिया गया है। ये जो चीज़ें हैं ये एक तरह से जो वेरिएशन है ये बहुत ज़्यादा मुसीबत है। ये आपको मालूम है कि हर जो वित्त वर्ष होगा उसमें ये वेरिएशन आएगा और ये जो चेंजेस हैं ये होते रहेंगे, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरी बात हम करते हैं कि कई बार सेक्टर और स्टेट का टसल चलता है। अब कितना जीएसटी तय होगा या कितना जीएसटी देना है ये आपसी सहमति से होता है, म्यूचुअल कंसेंट पे होता है, म्यूचुअल मामला होता है जो कि सेंटर और स्टेट का होता है, ठीक है। अब जीएसटी काउंसिल की अगर हम बात करते हैं तो सेंटर स्टेट ऑफन आर्ग्यूज ओवर जीएसटी रेट एंड जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस पेमेंट। अब इसमें क्या होता है, इन लोगों के बीच में कई बार क्या होता है कि मतभेद बहुत हो जाते हैं, और ख़ासकर कब हो जाते हैं जब सेंटर में अलग पार्टी की सरकार रहती है और स्टेट में अलग पार्टी की सरकार रहती है। सेम सरकारें हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। अब मोदी जी कुछ कर रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ जो है वो उनका विरोध थोड़ा करेंगे, लेकिन अगर वही चीज़ उल्टी हो जाए कहीं पे आपको पता चले कि मोदी जी के विरुद्ध सरकार है या सेंटर के विरुद्ध सरकार है या पॉलिटिकली ओपोनेंट सरकार है, चलिए इसको विरुद्ध नहीं बोलते अपन, तो वहाँ पे कई बार क्या होता है पॉलिटिकल मुद्दे बड़े उलझ जाते हैं। जैसे आपको मालूम है जीएसटी लाना कांग्रेस भी चाहती थी, यूपीए भी चाहती थी, तब इनको दिक्कत थी, है ना, और जब ये लाए तो उनको दिक्कत हो गई। तो बात क्या होती है कि ये हर आदमी क्या चाहता है कि हमारी तूती जो है वो बोलनी चाहिए, ठीक है। तो वो कई बार इशूज़ जो है वो क्रिएट हो जाते हैं, सेंटर और स्टेट के बीच में मतभेद की स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं और क्लैरिटी भी नहीं आ पाती, कई बार ये भी दिक्कत है, ठीक है। अब लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन द फ्यूचर ऑफ जीएसटी के फ्यूचर पे क्या क्लैरिटी चाहिए या नहीं है वो एक बात कर लेते हैं हम। पहली बात हो रही है जीएसटी कॉम्पनसेशन की, ठीक है, जीएसटी कॉम्पनसेशन की। अब स्टेट इज अनदर पेन पॉइंट एज देयर हैज बीन सिवियर स्ट्रेन ऑन स्टेट रेवेन्यू सिंस द पेंडेमिक। अब ये जो है ना ये पेंडेमिक ने एक्चुअली चीज़ें चेंज कर दी हैं। पेंडेमिक से पहले जो था वो तो मामला ठीक ठाक ही था, ठीक ठाक ही चल रहा था। पेंडेमिक आया तो बहुत कुछ जो है वो परिवर्तन हो गया है। बहुत सारी जो चीज़ें हैं आप देखेंगे कि अगर जो मैंने बजट सत्र भी आपको पढ़ाया था, अगर आप वो बजट सत्र भी जाके देखेंगे आपको मिल जाएगा, जो इसमें मैं आपको लास्ट में बता भी दूंगी कहाँ पर आपको मिलेगा। बजट सत्र अगर आप देखेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी जो परिवर्तन हैं वो आए हैं, बहुत सारी परिवर्तन लाए गए हैं। और इसमें एक जो थोड़ा सा संशय का विषय बन के उभर रहा है वो ये है कि आपके जीएसटी का कॉम्पनसेशन रजीम क्या होगा। टू स्टेट इज अनदर पेन पॉइंट एज देयर हैज बीन सिवियर स्ट्रेन्स। बहुत सारे स्ट्रेन्स जो हैं वो देखे गए हैं स्टेट रेवेन्यूज़ में, ठीक है, स्टेट रेवेन्यूज़ में देखे गए हैं जब से पेंडेमिक आया है। तो ये एक प्रॉब्लम का मुद्दा लगता है। अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या, डिस्पैरिटी आ रही है कहीं कहीं। डिस्पैरिटी मतलब क्या, जीएसटी काउंसिल को अगर हम बात करते हैं तो आपको मालूम है जीएसटी काउंसिल में जैसे मैंने कहा कितना है, 1/3 2/3 ये रिप्रेजेंटेशन किसका है, सेंटर का है, ठीक है, ये अकेले सेंटर का है, ठीक है। ये जो है विभिन्न स्टेट्स के हैं। और टोटल आपको कितना चाहिए, टोटल आपको वोटिंग के लिए कितना चाहिए, अगर आप किसी चीज़ को पारित करना चाह रहे हैं तो आपको चाहिए 3/4 मेजॉरिटी, ठीक है। ये आपका कौन काम करता है इस हिसाब से, ये आपका काम करता है जीएसटी काउंसिल। अब जीएसटी काउंसिल में जो अनइक्वल वोटिंग स्ट्रक्चर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसमें 1/3 वोट जो है उनको मिल जाता है टोटल वेटेज का, और सारे स्टेट्स को मिला के 2/3 मिलता है, ठीक है। तो इसको लेके कई बार बहुत ज़्यादा विवाद की स्थिति आ जाती है, ठीक है। अब इसको अगर आप कहते हैं तो ये बहुत दिक्कत का वो बन जाता है। कई बार ये होता है कि सारे स्टेट जो हैं वो विरोध करते हैं कि भैया कहीं ना कोई बैलेंस ही नहीं है, मतलब पूरा सिर्फ 1/3 जो है 1/3
तिहाई जो है वो बहुमत जो है वो कहीं वो आपके पास है, आप जो तय करेंगे वो हो जाएगा। और इतने स्टेट जो हैं भारत के मिलके उनका सिर्फ 2/3 है, और पता चला 3/4 तो आपको चाहिए ही है। ठीक है, तो आपको क्या पता चल रहा है कि इतना जो है इतने स्टेट्स हैं। अब सारे स्टेट्स कोई एक पेज पे तो होंगे नहीं, सेंटर तो एक ही पेज पे रहेगा ना, एक ही है उसका जो भी मत है, लेकिन सारे स्टेट जो है उनको एक मत पे तो आएंगे नहीं। इसमें जो है वो भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ठीक है, इनमें कॉन्फ्लिक्ट होना, इनको एक पेज पे लाना, अलग अलग रूलिंग स्टेट्स को बहुत दिक्कत का काम है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि जीएसटी काउंसिल पे आया है। अब इसमें जीएसटी काउंसिल के भी रिफॉर्म्स की बहुत सारी बातें, बहुत सारी चर्चाएं होती हैं कि भैया जीएसटी काउंसिल का जो गठन है, जो उसका जो प्रोसेस है, उसको थोड़ा सा उसमें बदलाव लाए जाएँ, इसमें चेंजेस लाए जाएँ, बहुत सारी बातें जो हैं वो होती रहती हैं। तो ये एक कारण माना जाता है। उसके अलावा जब हम बात करते हैं वो वोटिंग बेस्ड डिसीजन, इट रिक्वायर्स मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स। ठीक है, जो कि प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट मेंबर्स के 3/4 वोटिंग होनी चाहिए। ठीक है, उनका वेटेज होना चाहिए, उनकी वोटिंग। तो ये कई बार ये भी बहुत इश्यूज हो जाते हैं कि सारे जो मेंबर्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, तो एक तो इस वजह से इनकी गड़बड़ाई हो जाती है, दूसरी जैसे मैंने कहा कि सेम पेज पे नहीं हो पाते, तो ये इनकी दिक्कत है। तो ये अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है जिसकी शिकायत जो है वो जीएसटी काउंसिल में बार बार होती रही है। अब एक्सक्लूजन ऑफ प्रोडक्ट एंड सेक्टर्स फ्रॉम जीएसटी रेजीम, जैसे जिसमें मैंने आपसे बोल दिया कि कुछ जो हैं वो इसके एम्बिट के बाहर आते हैं। ठीक है, जिसमें पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हो जाते हैं, जिसमें पावर के प्रोडक्ट हो जाते हैं, जिसमें लिकर हो जाता है, जिसमें अल्कोहल हो जाता है, कुछ चीज़ें इसके एम्बिट के बाहर आती हैं। तो ये भी है कि कैस्केडिंग टैक्सेस जो हैं वो इसमें तो लग ही रहे हैं। तो जब आप कहते हैं कि आपको एलिमिनेशन करना है कैस्केडिंग टैक्सेस का, तो आप यहाँ पर तो कैस्केडिंग टैक्सेस लगा रहे हैं। तो ये एक कई बार इशू हो जाता है कि लोग बोलते हैं कि डिस्पैरिटी है। कई बार ये बोला जाता है कि जो एक्सक्लूजन है प्रोडक्ट का, जो सेक्टर्स का, वो कई बार अनइक्वालिटी को जन्म देता है, अनइक्वालिटी की चीज़ों को बढ़ाता है, और लोग जो हैं इस पे कई बार बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं। ठीक है, फाइलिंग स्ट्रक्चर कम्बर्सम है, मतलब ई फाइलिंग है, सब कुछ है, टेक्नोलॉजी इज इन प्लेस, बट कई बार ये कम्बर्सम इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और उसके बाद जब आप बात करते हैं तो आपको टैक्स डोमेन की नॉलेज होना ज़रूरी है। कि सबसे बड़ी बात है भैया, आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिसके लिए कर रहे हैं, मतलब आप जो कर रहे हैं, आपको सबसे बड़ी बात आपको क्लैरिटी होनी चाहिए 5%, 12%, 18%, 28% के टैक्स स्लैब की। ठीक है, तो ज़्यादातर क्या होता है कि जो लोग हैं, जैसे जो थोड़े से वेल ऑफ लोग हैं, अच्छा कमाते हैं, अच्छे स्लैब में आते हैं कमाई के, वो तो क्या करते हैं, वो सीधे सीए के पास जाते हैं और सीए को पकड़ा देते हैं कि भैया सीए जो है वो आपका पैन कार्ड, वैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह लेके वो आपका जो है वो फाइल कर देता है। ठीक है, लेकिन अगर आदमी खुद इसको करना चाहे, अगर आप ये सोचें कि भैया हम इसको खुद करेंगे, तो उसके लिए आपको बहुत वेल लर्नड होना चाहिए, बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए, बहुत आपने इस पर पढ़ाई करनी होगी, बहुत आपको समझने की ज़रूरत है इसको। ठीक है, तो ये बहुत आसान काम नहीं है, टेढ़ी खीर है। ठीक है, अगर आप इसको खुद फाइल कर रहे हैं, तो किसी सीए से करा रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है, सीए जो है वो अपना चार्ज लेगा आपसे और वो फाइल कर देगा। बट उनकी बात नहीं हो रही है, बात जो है, हम अगर किसी की चीज़ के बारे में बात करें तो हमें उसको पूरे रेफरल में समझना होता है, और हमें उसको कैसे समझना होता है कि एक आम भारतीय के दिमाग से। ठीक है, हम बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं या बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनके दिमाग से नहीं सोचते हैं, हम अगर एक आम भारतीय के हिसाब से सोचते हैं, तो थोड़ा सा कम्बर्सम प्रोसेस है। अदर इशूज सच एज इशूज ऑफ फेक इनवॉइसिंग, टेक्निकल ग्लिचेस। अब फेक इनवॉइसिंग तो देखिए क्या है कि जो झूठी रसीदें हैं, जो नकली रसीदें हैं, वो तो हर जगह बनती हैं, है ना, हर जगह बनाई जाती हैं। अगर वो जो नॉर्मल जो पहले टैक्सेशन सिस्टम होता था उसमें भी होती थी, जीएसटी जो है उसमें भी होती है, हर जगह बन जाती हैं। जो फेक रसीट हैं या फेक बिल हैं, ये तो होते ही हैं, फेक इनवॉइसिंग का काम। ये तो आप कह सकते हैं टैक्स चोरी के लिए लोग करते ही हैं, लेकिन हाँ, जीएसटी की वजह से थोड़ा कम हो गया है, लेकिन होता अभी भी है। टेक्निकल ग्लिचेस ऑन टैक्स पोर्टल, मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि जब टैक्स पोर्टल पे आपको करना होता है जमा, तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा लोड होता है वेबसाइट्स पे, उतना ज़्यादा लोग उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं कि कई बार वेबसाइट क्या है, क्रैश हो जाती है, या पोर्टल जो है वो काम करना बंद कर देता है ना, तो टेक्निकल ग्लिचेस आने लगती हैं। आपने एक ही चीज़ कई बार की, पता चला वो अपलोड ही नहीं हो रहा, आपने कई बार कोशिश की, पता चला हो ही नहीं पा रहा, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर वो आने लगती हैं। ठीक है, एप्रीहेंशंस ओवर इम्पैक्ट ऑफ रीसेंट एससी जजमेंट ऑफ जीएसटी काउंसिल डिसीजन बीइंग ओनली परस्यूएसिव नॉन अबाइडिंग। अब इसमें क्या बात हो रही है, एससी का जो जजमेंट आया जीएसटी को लेके, उसमें कहा गया है कि उन्होंने परसुएसिव जजमेंट दिया है, उनने नॉन बाइंडिंग नहीं दिया है, नॉन बाइंडिंग जजमेंट दिया है जो कि परसुएसिव है नेचर में। बिल्कुल उससे नहीं कहा गया है कि आपको करना ही है, और ये दिया क्या गया है,
कि जीएसटी काउंसिल के बारे में क्या था एक्चुअली, अभी तक तो हम ये मान के चल रहे थे कि यही बॉडी है जो कि पूरा इसका क्रियान्वयन करती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कह दिया कि उनका जो डिसीजन है वो पर्सुएसिव है, नॉन बाइंडिंग। और ये बात कहाँ से आई है? ये बात आई थी आईजीएसटी, जो इंटीग्रेटेड जीएसटी थी, उसका एक मुद्दा था ओशन फ्रेट्स का लेके, ठीक है। ओशन फ्रेट्स पे जो इम्पोर्टर्स थे उनको देना पड़ रहा था, तो उस पर टैक्सेशन की बात थी, तो वहाँ पे उस मुद्दे को लेके इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी दी है। अब बात क्या हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट की अगर कोई टिप्पणी आ जाती है तो आप कह सकते हैं कि इसके जो रिपरकॉशंस हैं वो कुछ काफ़ी अलग हो सकते हैं। मतलब अभी क्योंकि जीएसटी अभी ये वैसे भी काउंसिल को लेकर थोड़ा सा विवाद में चल रहा है कि आपको मालूम है कि अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन है, अनफेयर रिप्रेजेंटेशन है, इस तरह की बात है, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट का आ गया है, तो ये थोड़ा सा मुद्दा जो है कहीं ना कहीं चैलेंजिंग हो रहा है। अब आगे हम बात कर लेते हैं वे फॉरवर्ड क्या है। पहली बात तो देखो यार, सिंप्लीफिकेशन तो आया है टैक्सेशन सिस्टम में, इससे तो कोई नकार नहीं सकता, ठीक है। और टैक्सेशन को आपको, स्ट्रक्चर को आपको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत थी, रिफॉर्मेशंस की ज़रूरत थी। मतलब ये देखा जाए तो कहा जाता है आज़ादी के बाद से सबसे बड़ा जो रिफॉर्मेशन है वो जीएसटी का लागू होना ही था टैक्सेशन सिस्टम में, और बहुत ज़रूरी था क्योंकि लागान का जो हमारा सिस्टम था, टैक्सेशन का जो था, वो आप देखें तो बहुत पुराना या बहुत ही आउट ऑफ प्लेस था, ठीक है। तो उसमें ये रिफॉर्मेशन आना बहुत ज़रूरी था। लेकिन आप बात कर सकते हैं फर्दर सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर व रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ टैक्सेस स्लैब। अब ये कहा जा रहा है कि आप इसमें काम कीजिए कि 4-5 आपने स्लैब कर दिए हैं, इसमें आगे का ये कहा जा रहा है, जो इकोनॉमिस्ट है उनका कहना है कि भाई इसको भी आप थोड़ा सा कम कर दीजिए। मतलब अगर केलकर की भी हम रिपोर्ट की बात करते हैं जब, तो उन्होंने भी, विजय केलकर ने भी जो रिपोर्ट में कहा था, उन्होंने 5 और 7% का ही टैक्स स्लैब दिया था, ठीक है। तो उनका कहना है कि आपने जो 4-5 कर दिए हैं कि भाई सोना इस स्लैब पे, ये इस पे, उस पे, आप इसको कम कर दीजिए, इतना जो कन्फ्यूजन है थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। ये एक तरीका हो सकता है। क्या करना है कि आपको टैक्स स्लैब्स जो हैं, आपका काम बिल्कुल सही है, आप टैक्स स्लैब्स को थोड़ा सा कम कर दीजिए, ठीक है। दूसरी बात हो रही है ऑप्टिमाइजिंग डिजिटल रिसोर्सेज टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, ऑल्सो इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द पोर्टल टू हैंडल लार्जर नंबर ऑफ वाया फास्टर डेटा प्रोसेसिंग। अब बात यह है कि आपने एक चीज़ तो कर दी कि आपने सारा काम जो है वो आपने इलेक्ट्रॉनिक कर दिया। आपने कहा कि भैया अब पेपर वर्क जो है बिल्कुल नहीं होगा, जो भी होगा वो ई फाइलिंग के थ्रू होगा, ठीक है। आपने ये तो कर दिया, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि आप भारत की आबादी देखिए, भारत की आबादी इतनी है कि ये बातें, अगर आप बात करते हैं बहुत छोटी कंट्रीज़ की, फ्रांस की, वियतनाम की, जिनकी हम बात करें वहाँ तो ठीक है, लेकिन भारत की अगर आप आबादी की बात करते हैं, या भारत के आप जोग्राफिकल लोकेशन की या जोग्राफिकल डायमेंशन की, लोकेशन नहीं सॉरी डायमेंशन की बात करते हैं, तो इतना बड़ा राष्ट्र है और सबको एक साथ करना है फाइल, ठीक है। आपने एक पोर्टल कर दिया, तो आप या तो उस पर ट्रैफिक कैसे आप रेगुलेट कर रहे हैं वो आप देखिए, वो आपको थोड़ा सा उसको स्मूदन आपको करना पड़ेगा, डेटा प्रोसेसिंग आपको फास्ट करनी पड़ेगी, और कैसे आप इतना ट्रैफिक हैंडल करेंगे पोर्टल पे, डेटा पे, वो आप कैसे मैनेज करेंगे, वो आपको थोड़ा सा इफेक्टिव करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज ये जो ग्लिचेस और ये जो टाइम है, लोगों की बहुत ज़्यादा टाइम आप बर्बाद करते हैं। यू नो टाइम इज़ मनी, राइट। आप क्या कर रहे हैं, आप बेसिकली लोगों का जो उनका प्रोडक्टिव टाइम है वो निकाल के लोग ये काम कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं, ये टाइम में इतना उनका टाइम आप ख़राब कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो भी आपके लिए लॉन्ग रन में आपको नुकसान ही पहुंचाएगा, ठीक है। जहाँ पे आपकी बात हो रही है प्रोडक्टिविटी नीचे जाएगी, इकोनॉमी पे इफेक्ट होगा, सब चीज़ों पे इफेक्ट होगा, अगर आप लोगों के समय की, अगर आप वो नहीं कर पाएंगे, अगर आप उनकी वैल्यू नहीं कर पाएंगे। तो व्हाट यू नीड टू डू, आपको डिजिटल रिसोर्सेज जो हैं अपने ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है। उसके अलावा आपको एक्सेलरेट करने की ज़रूरत है प्रोसेस ऑफ क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, और इसके अलावा आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको अपने पोर्टल्स की कैपेबिलिटी, जो क्षमताएं हैं, डेटा प्रोसेसिंग स्पीड है, वो आपको बढ़ाने की ज़रूरत है, वो आपको फास्टन करने की ज़रूरत है, और आपको जो पोर्टल में जो ट्रैफिक हैंडलिंग है वो आपको सुधारने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो रोबस्ट कंप्लायंस रिजीम एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंटेलिजेंस सिस्टम टू कैच द टैक्स एवेडर्स एंड अदर एथिकल प्रैक्टिसेस थ्रू वैलिडेशन ऑफ इनवॉइसेस। अब बात ये हो रही है कि इसमें आपको एक और चीज़ है कि ठीक है, जीएसटी की वजह से बहुत सारे टैक्सेस जो हैं, वो जो टैक्स इवेट करते थे लोग, जो टैक्स की चोरी करते थे, वो कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ जो है वो कंट्रोल में आया है, नियंत्रित हुआ है, लेकिन अभी भी पूरी तरह नहीं हो पाया है ना। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको एक तो पहली बात है कि आपको कोई ना कोई ऐसी आपके पास कोई ना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, कोई ना कोई ऐसा यंत्र आपके पास होना चाहिए, या कोई ना कोई आपके पास ऐसी टेक्निक होनी चाहिए जिससे आप वैलिडेशन कर पाएँ इनवॉइसेस का। मतलब जब अपन प्लेजरिज्म का वैलिडेशन कर सकते हैं कि फ़लाना चीज़ जो है दुनिया में कौन सी किताब
किताब में लिखी गई है और आपने ले ली है, तो कोई ना कोई तो ऐसी आप टेक्निक ला सकते हैं जिससे आप इनवॉइसेस, जो फेक इनवॉइसेस हैं, उनका वैलिडेशन कर पाएँ, पहली बात, ताकि लोगों को, आपको मालूम है कि आपका जो पैसा है, जो फर्जी रसीदें लगा देते हैं लोग, वो बच पाएँ। दूसरी बात, आपको रोबस्ट कंप्लायंस रजीम लाना पड़ेगा, जिसमें आप किसकी बात कर रहे हैं, इंटेलिजेंट सिस्टम्स आपको डेवलप करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे, ऐसी टेक्नोलॉजीज आपको लानी पड़ेंगी, ईजाद करनी पड़ेंगी, ये आपको कंप्लाई करनी पड़ेंगी जो कि टैक्स एवेडर्स को पकड़ पाएँ। ठीक है, अभी आपने ये ज़रूर कर दिया है कि आधार और पैन कार्ड आपने लिंक करा दिए हैं, बैंक्स में अपग्रेड करा दिए हैं, तो आपको लगता है कि काम हो गया, लेकिन आपको मालूम है जब ये वोटिंग होती है और आपको इलेक्शंस होते हैं तो आपको मालूम है कितने फेक आधार मिले हैं, कितने फेक आधार मिले हैं, जो कि कहाँ से जो लोग हैं, जो ये करने वाले लोग हैं, जो हैकर्स हैं, बाकी सारे लोग हैं, ये कितना कहाँ से जुगाड़ कर लेते हैं आधार की और पैन कार्ड की, आपको पता भी नहीं चलता। मतलब अगर आप रेलवे का ही एक वो जो भांडा फूटा था कि जो फेक रेलवे रिजर्वेशंस होते हैं, अगर उससे ही आपको पता चले, जिसमें गलत पैन कार्ड डिटेल्स और गलत जो है पता चला लोग जो है कई साल पहले मर गए, उनके पैन कार्ड्स पे और उनके आधार पे लोग काम कर ले रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क अपना बनाना पड़ेगा कि आप टैक्स एवेजन जो चोरी हो रही है, ये पूरा इतना डिजिटलाइज होने के बावजूद आप उसको कहीं ना कहीं रोक पाएँ। आपको एक आध कोई और चैनल बीच में लाना पड़ेगा। इतना जो आपने किया है, विच इज़ अ वेरी वेलकम स्टेप, विच इज़ अ वेरी अप्रिशिएबल स्टेप, बट स्टिल नॉट इनफ, पूरा नहीं पढ़ पा रहा है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट समझ में आए आपको कि पहली बात तो आपको क्या करना है, आपको सिंप्लीफिकेशन करना है टैक्स स्ट्रक्चर्स का। मतलब ये कि एक आम आदमी जो है, आम नागरिक जो है, उसको समझ पाए, जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड या बहुत सोफिस्टिकेटेड एजुकेटेड ना हो, वो भी समझ पाए। एक आम भारतीय, उसको वो समझ में आना चाहिए। हर आदमी जो है वो सीए अफोर्ड नहीं कर सकता, राइट। तो आपको स्ट्रक्चर उसका सिंप्लीफाई करना है। दूसरी बात, आपको टैक्स स्लैब्स आप कम कर सकते हैं ताकि जो और स्मूथ वर्किंग है वो और ज़्यादा इसमें हो सके। पहली 2 चीज़ें ये हो गई। तीसरी बात हमने क्या की, डिजिटल रिसोर्सेज को एक्सेलरेट करने की बात की है हमने, टैक्स क्रेडिट की बात की है हमने, प्रोसेस ऑफ क्लेमिंग टैक्स क्रेडिट की हमने बात की है कि एक्सरेट कर पाए हम उसको। दूसरी बात हमने क्या की है, चौथी बात हमने की है, कैपेसिटी आपको अपने पोर्टल की बढ़ानी पड़ेगी। मींस क्या, यू हैव टू इंक्रीज द ट्रैफिक, जो आपका ट्रैफिक हैंडलिंग जो है आपकी पोर्टल्स पे, वो आपको बेटर करनी पड़ेगी। लार्जर नंबर ऑफ डेटा जो है उस पर प्रोसेस हो पाए, आपको अपनी डेटा प्रोसेसिंग भी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, और लास्ट हमने क्या बात की है, हमने बात की है कि आपको अपना सिस्टम जो है वो इस तरह का बनाना पड़ेगा कि आप टैक्स एवेडर्स को रोक पाएँ, या आप टैक्स एवेडर्स को पकड़ पाएँ, इनकी चोरी आप पकड़ पाएँ और कहीं से आप वैलिडेट कर पाएँ जो गलत या फर्जी बिल लगते हैं उनको। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई क्लियर, इसमें हमने कर ली है बात। अब जीएसटी काउंसिल में जब हम बात करते हैं तो जीएसटी काउंसिल रिफॉर्म्स में इसमें प्रमोट करने की बात हो रही है। जीएसटी की क्योंकि बात बार बार आ रही है तो जीएसटी में रिफॉर्म करने की ज़रूरत है हमें, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को। मतलब क्या, आपको थोड़ा सा इसमें ट्रांसपेरेंसी जो है आप ला सकते हैं, इसको आपको दोबारा आपको डिस्कशन करने की बात हो रही है। कंसेंसस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं कि आपके जो भी डिसीजन हो वो कंसेंसस पे बेस्ड हो। आप एंग्जाइटी ओवर इश्यूज लाइक जीएसटी कॉम्पनसेशन को आप हैंडल कर पाएँ। ठीक है, जीएसटी किस तरह गठित होती है, जीएसटी किस तरह काम करती है, उसका जो क्रियान्वयन है उसको आप थोड़ा सा उसमें जो डिस्पैरिटी है या अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है उसको आपको ठीक करने की ज़रूरत है। कॉन्स्टिट्यूट जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल टू फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन ऑफ प्रोसेस, या एडजुडिकेशन प्रोसेस जो है आपको बढ़ाना है, तो उसके लिए आप जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल भी बना सकते हैं जो कि उसको फास्ट ट्रैक करेगा। ठीक है, आपका जो भी आपका प्रोसेस है, एडजुडिकेशन प्रोसेस जो है उसको फास्ट ट्रैक करेगा, उसको थोड़ा सा फास्टन करेगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई है। Bring other products including petroleum products under the purview of GST to streamline the input tax credit with reduced product cost। अब ये बात हो रही है कि जो चीज़ें अभी इसके एम्बिट के बाहर हैं, ठीक है, जिनके बारे में हमने डिस्कशन की, फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो इनको आपको क्या करना है, इनको भी आपको जीएसटी परव्यू के अंदर आप ले आइए। कुछ आपको ऐसा करना है कि आप इनको जीएसटी परव्यू के अंदर ला सकें ताकि आप स्ट्रीमलाइन कर सकें किस चीज़ को, इनपुट कर पाएँ आप इसके जो टैक्स क्रेडिट है उसको, और रिड्यूस्ड इफेक्टिव कॉस्ट प्रोडक्ट। हमने जब कहा कि ओवर द टाइम जब कैस्केडिंग इफेक्ट जो है टैक्सेशन का वो एलिमिनेट होगा, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्टिंग जो है वो कम होगी, नीचे आएगी। ठीक है, तो जो चीज़ें उसके एम्बिट के अंदर हैं उनके लिए तो ठीक है, जो बाहर है ऑब्वियसली उस पर ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी। तो अभी क्या बात कर रहे हैं कि उसके एम्बिट के जो भी चीज़ें बाहर हैं उसको भी आप उसके परव्यू में लाइए ताकि उस पर भी जो है कैस्केडिंग इफेक्ट जो नलिफाई हो रहा है उसका जो फ़ायदा है उसको मिले, या आपके जो कॉस्ट है प्रोडक्ट का वो नीचे आए। गॉट इट।
इसके साथ आ गए हैं हम एंड पे, हमने कर लिया है जीएसटी कंप्लीट। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमने इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। 2-3 चीज़ें हैं, क्योंकि पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर वर्डिक्ट आया है अभी अभी, ठीक है, मई 2022 में जो बात की गई है जीएसटी काउंसिल के ऊपर, ठीक है। जीएसटी काउंसिल कैसे बनती है, कैसे गठित होती है, किस तरह से संचालित होती है, ये हमने डिस्कशन कर लिया है। जीएसटी के ऊपर हमने और क्या डिस्कशन किया है, जीएसटी के ऊपर कैसे आई, कब से आई, कितनी कंट्रीज में आई, ये सब हम डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है, इस वजह से इसको फिर से एक बार चाहो तो देख लेना। कैसे देखोगे, जाना है मैग्नेट ब्रेन्स की साइट पे magnetbrains.com, लॉग इन करोगे। इस तरह के आपको मालूम है हमारे जितने भी K12, CUET और UPSC, ओलंपियाड सब कुछ चलता है। ओलंपियाड पे गए, क्लिक किया, ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पे देखो IGKO दिख रहा है, वॉच नाउ क्लिक करोगे तो इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इसको आप ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं, जो भी हमारे टॉपिक्स हैं वो आपको मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने ऐसे स्क्रॉल किया इसको, तो अभी हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं, राइट। मैंने आपको बजट के बारे में बताया था, बजट सत्र भी मैंने किया हुआ है जब हमारा बजट आया था उसके बाद, ठीक है। तो वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा, उसको भी आप देख सकते हैं। वो भी आपको उसको समझने में थोड़ा सा आसान कर देगा मामला, ठीक है। बाकी आपको जितना देखना है ऑब्वियसली आपके पास ऑप्शन है नेक्स्ट वीडियो पर जाने का, मोर वीडियोज़ एक्सप्लोर करने हैं वो भी आपके पास ऑप्शन है, वो आप जानते हैं। यूट्यूब पर जब मैं बात करती हूँ तो आपको मालूम है कि हमारे चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जो भी रेगुलर अपडेट्स हैं वो तो आपको मालूम है कि आपको फेसबुक पे मिल जाते हैं, आपको इंस्टा हैंडल पे मिल जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई कंफ्यूजन जीएसटी से रिलेटेड अगर है तो क्या करना है, नीचे क्वेश्चन बॉक्स क्वेश्चन में लिखो, कमेंट में लिखो, एंड आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू। ये चीज़ क्लियर हो गई है। शॉर्टी नोट्स मैं फिर से कह रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको स्किप नहीं करना है ये सोच के कि सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये तो एडिशनल नॉलेज है। एडिशनल नॉलेज नहीं है, क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं, ठीक है। जीके में कोई भी चीज़ एडिशनल नहीं होती, सब कुछ उसके अंदर ही है सिलेबस में, right? With this, I'm signing off. You take care of yourself, study hard and be good. Thank you so much.